हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं जिसमें आपको आगे के एपिसोड जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डिस्क्लेमर। ये चैनल कहानी स्टोरी टेलिंग पर आधारित है। सारी कहानियाँ कल्पना, लोक कथाओं और फिक्शन से प्रेरित होती हैं। इनका उद्देश्य केवल मनोरंजन है, इन्हें वास्तविक जीवन की सलाह या सच्चाई न समझें। 96। तनिष्क आर्यावर्धन और अन्य लोगों के लिए खनिकों का रात्रिभोज बिल्कुल भी शानदार नहीं था। वहाँ एक सख्त काली ब्रेड थी जिसे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था, और विभिन्न रंगों की सब्जियों की एक बाल्टी थी। बस इतना ही। यदि आप कुछ बेहतर खाना चाहते थे तो आपको उसे स्वयं खरीदना पड़ता। सभी को सामान वितरित करने के बाद मोटे रसोइये ने उलझन में सबकी ओर देखा। अंत में उसने अपना सिर हिलाया, दरवाजा बंद किया और चला गया। कमरे में मौजूद लोग स्वाभाविक रूप से खाने के मूड में नहीं थे। वे मैदान के बीच में खड़े तनिष्क को जटिल भावों के साथ देख रहे थे। कुछ साधारण लोग जो युद्ध कला नहीं जानते थे, उन्होंने तो यहाँ तक सोच लिया कि तनिष्क कोई जादूगर है। अन्यथा वह अपने प्रतिद्वंद्वी के शरीर को छुए बिना एक योद्धा को कैसे हरा सकता था। जहां तक पैरों में बेड़ियों वाले लोगों का सवाल था, वे जानते थे कि जब ठंडक छा गई थी तभी बलदेव सिंह का हारना तय था। इतनी भयानक मारने की इच्छा रखने वाले किसी व्यक्ति को उकसाना भला आसान कैसे हो सकता था। लेकिन फिर भी उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तनिष्क इतना कुशल होगा। फालक चौहान तो एक ही मुकाबले में घायल होकर दूर जा गिरा था। जो भी हो, भोजन मिलने के कारण मैदान का वातावरण थोड़ा शांत हुआ। तनिष्क का दोबारा हमला करने का कोई इरादा नहीं था। फालक ने उन दर्जनों लोगों को रोक दिया जो उसकी ओर बढ़ रहे थे। अहम अहम। फालक का शरीर कांप उठा, जैसे वह जबरन किसी चीज को दबा रहा हो। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और कहा, सब रुक जाओ। भाई, अभी मुझसे गलती हो गई। कृपया मुझे क्षमा करें। कारण चाहे जो भी हो, ये सच था कि वह बलदेव की मदद करने के लिए युद्ध में कूद पड़ा था। यदि अभी दोनों पक्षों के बीच आमने सामने की लड़ाई होती तो वह उचित ही होती। आखिर कोई नहीं जानता था कि आप केवल किसी को बचाने की कोशिश कर रहे थे या हमला करने में मदद करने के लिए आए थे। कोई बात नहीं, तनिष्क ने बिना किसी विशेष भाव के कहा। यहाँ किसी की जान लेने की अंततः जांच की जाती। यदि वह बेड़ियों में जकड़ा जाता तो अच्छा नहीं होता। इसके अलावा फालक को सबक मिल चुका था, इसलिए तनिष्क को अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। फालक ने देखा कि तनिष्क मामले को आगे नहीं बढ़ाने वाला है, तो उसने राहत की सांस ली। उसने अपना सिर घुमाया और कहा, बलदेव तुम। उसने अपना वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन उसका अर्थ स्पष्ट था। बलदेव पीले चेहरे के साथ अपनी सुन्नता से जागा। उसने फालक की ओर देखा और आभार व्यक्त करने के लिए सिर हिलाया। फिर उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और सफाई से अपने बाएं कंधे पर वार किया। कड़क, बिना किसी आवाज के उसका हाथ बेजान होकर गिर गया। ये पिछली शर्त थी और बलदेव अपनी बात का बहुत पक्का था। तनिष्क ने सिर हिलाया और फालक की ओर चल दिया। अब तुम और क्या करना चाहते हो। बेड़ियों वाले लोग चौंक गए और जल्दी से फालक के सामने एक रक्षात्मक घेरा बना लिया। रास्ते से हट जाओ। फालक ने शांत भाव से सभी को पीछे हटने का आदेश दिया। ये व्यक्ति साधारण नहीं है। तनिष्क ने मन ही मन प्रशंसा की। वह फालक के पास गया और सबकी आंखों के सामने नीचे झुका। उसने फालक की छाती को थपथपाया और उसके हाथ में रक्त की एक चमक दिखाई दी। धिक्कार है तुम। जब उनमें से एक ने अचानक प्रकाश का विस्फोट देखा तो उसने सोचा कि यह तनिष्क का गुप्त हमला है। उसने तुरंत तनिष्क पर मुक्का चला दिया। धपाक। रुको। फालक जल्दी से उठा, उस आदमी की मुट्ठी पकड़ी और उसे पीछे फेंक दिया। फिर उसने तनिष्क के सामने झुककर कहा, धन्यवाद। बेशक वह तनिष्क के अभी के कृत्य का अर्थ जानता था। वह उस रक्त ऊर्जा को वापस निकालना था जो उसके शरीर में तबाही मचा रही थी। हाँ, कोई बात नहीं। चूंकि वह कम समय में यहाँ से नहीं जा सकता था, इसलिए फालक से दोस्ती करना आवश्यक था, जो दिखने में काफी सभ्य लग रहा था। आखिरकार यहाँ उसकी काफी प्रतिष्ठा थी। ओह, सही कहा। 2 कदम पीछे हटने के बाद तनिष्क ने अपनी नाक रगड़ी और भीड़ की ओर मुड़ा। मैं नहीं चाहता कि जो अभी हुआ वह बाहर फैले, इसलिए मुझे आप लोगों पर भरोसा करना होगा। सन्नाटे में सभी ने सहमति में सिर हिलाया। धन्यवाद। तनिष्क ने एक साधारण अभिवादन किया। मामला आखिरकार खत्म हुआ। फिर बेड़ियों वाले लोगों ने अजीब सी स्थिति में कंबल वापस कर दिए। फालक कहीं से कुछ सूखा मांस और शराब ले आया। स्वादिष्ट भोजन देखकर तनिष्क और अन्य लोग औपचारिक नहीं रहे। उन्होंने फालक को अपने साथ खाने पीने के लिए बुला लिया। फिर एक एक करके कुछ और लोग आए। वे साथ बैठकर खुशी खुशी बातें करने लगे। बेशक बलदेव और बाकी लोग वहां नहीं आए। वातावरण को परखने की तनिष्क की आदत उसकी रग रग में बसी थी। इस कमरे में मुख्य रूप से 3 समूह थे। एक फालक के नेतृत्व वाला बेड़ियों वाले लोगों का समूह, दूसरा बलदेव के नेतृत्व वाला समूह और बाकी साधारण खनिक। यह उनकी पहली मुलाकात थी और उनके बीच कुछ झड़पें भी हुई थीं। उनकी बातचीत की विषय वस्तु स्वाभाविक रूप से कुछ औपचारिक शिष्टाचार वाली थी।
इसमें कोई बहुमूल्य जानकारी नहीं थी। केवल एक ही बात उन्हें पता चली कि फालक और बलदेव वास्तव में सेना से थे। फालक ने शायद कोई अपराध किया था और किसी बड़े आदमी को नाराज कर दिया था। इसी वजह से उसका ये हाल हुआ। जहां तक बलदेव की बात थी, वह भी फालक के साथ फंस गया और यहां आ गया। सारा खाना खत्म होने के बाद साधारण भोजन समाप्त हुआ। अब काफी रात हो चुकी थी। सभी अपने बिस्तरों पर चढ़ गए और आराम करने लगे। चून की कंबल से बहुत दुर्गंध आ रही थी। तनिष्क बिस्तर पर लेते ही तंत्र क्षेत्र में प्रवेश कर गया। टिंग 80 रक्त ऊर्जा प्राप्त हुई। टिंग 50 रक्त ऊर्जा प्राप्त हुई। टिंग प्राप्त हुई। हाल ही में उसका लगातार पीछा किया जा रहा था, इसलिए तनिष्क लंबे समय से तंत्र क्षेत्र में नहीं गया था। जैसे ही उसने प्रवेश किया, वह लगातार आने वाले सिस्टम नोटिफिकेशन से चौंक गया। उसे याद नहीं था कि उसने कुल कितने सैनिकों को मारा था। वैसे भी देखने से तो लग रहा था कि यह संख्या कम नहीं थी। कुछ मिनटों के बाद नोटिफिकेशन आखिरकार रुक गए। इस समय उसकी रक्त ऊर्जा 13,000 से अधिक हो गई थी। वह अगले स्तर 20,000 के काफी करीब था। टिंग हत्या की मंशा कौशल निपुण स्तर तक पहुंच गया। टिंग 0 हत्या कौशल निपुण स्तर तक पहुंच गया। टिंग प्रेत कौशल निपुण स्तर तक पहुंच गया। अरे, तनिष्क का मुंह खुला रह गया। वह तुरंत प्रफुल्लित हो गया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे हाल ही में इन कौशलों का उपयोग करने में अधिक सहज महसूस हो रहा था। ये सब स्तर बढ़ने के कारण था। बढ़ती रक्त ऊर्जा और अपने कई मुख्य कौशलों के स्तर बढ़ने को देखकर तनिष्क अपने होंठ सिकुड़ने से नहीं रोक सका। निश्चित रूप से युद्ध का मैदान ही मेरी दुनिया है। उद्धरण ये वास्तव में आंशिक रूप से सच था। ये सच था क्योंकि युद्ध के मैदान में हालांकि तनिष्क सीधे मुकाबले में अच्छा नहीं था, लेकिन लोगों को मारने की संभावना बहुत बढ़ जाती थी। यह उसके कौशल की दक्षता और उसकी रक्त ऊर्जा की वृद्धि में बहुत मददगार साबित होता। लेकिन तुलनात्मक रूप से तनिष्क का हत्यारा स्तर स्थिर रहता, क्योंकि यदि वह कोई मिशन नहीं लेता तो उसे कोई अनुभव प्राप्त नहीं होता। वर्तमान में उसके सिस्टम की मिशन सूची में केवल सत्यम देव शास्त्री की हत्या का मिशन था। बेशक वर्तमान तनिष्क में स्तर बढ़ाने की बहुत अधिक इच्छा नहीं थी। आखिरकार वर्तमान कौशल उसके लिए कुछ समय तक अभ्यास करने के लिए पर्याप्त थे। उसने अपनी क्षमता से अधिक काम हाथ में लेने का सबक सीख लिया था। इस समय तंत्र क्षेत्र अभी भी एक आदिम जंगल जैसा दिखता था। आचार्य देवदत्त पहले से ही उत्कृष्ट लकड़ी के घर में आराम कर रहे थे। वह निश्चित रूप से जानते थे कि तनिष्क ने प्रवेश किया है, लेकिन वे इस समय प्रकट नहीं हुए। इसका मतलब था कि उन्हें उसकी परवाह नहीं थी। तनिष्क हमेशा की तरह सीधे प्रशिक्षण क्षेत्र में गया और अपने खंजर कौशल का अभ्यास करने लगा। सच कहूं तो तनिष्क की स्वाभाविक हाथ की गति वास्तव में औसत थी। इसकी तुलना प्रतिभाशाली मिशा से नहीं की जा सकती थी। लेकिन आचार्य देवदत्त ने कहा था कि मानव शरीर एक छोटा ब्रह्मांड है। कोई नहीं जानता कि सीमा कहाँ है, केवल अड़चनें होती हैं। जब तक कोई इन अड़चनों को पार कर लेता है, उसकी शक्ति में सुधार होता है। बेशक यदि कोई इन अड़चनों को पार करना चाहता है तो उसे लगातार प्रशिक्षण और अभ्यास करना होगा। किसी की सफलता आकस्मिक नहीं होती। तंत्र क्षेत्र में हाथ की गति को प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न तरीके थे। ये तनिष्क का अनूठा लाभ था, लेकिन यदि वह दूसरों की तुलना में अधिक समय और ऊर्जा खर्च नहीं करता तो परिणाम अभी भी मृततृष्णा ही होता। आज रात तनिष्क का प्रशिक्षण अच्छा नहीं रहा, क्योंकि उसके बाहरी शरीर में 2-3 बार कंपन हुआ। हालांकि कंपन बहुत मामूली था, फिर भी ये तंत्र क्षेत्र की प्रकाश स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था। हालांकि जब तनिष्क बाहर गया तो उसे कुछ नहीं मिला। उसने कोई कंपन महसूस नहीं किया और न ही उसे खतरे का कोई संकेत महसूस हुआ। इसने तनिष्क को, जिसने कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था, काफी उलझन में डाल दिया। कुछ देर सोचने के बाद उसने आचार्य देवदत्त को पूछने के लिए नहीं जगाया। ये कंपन कुछ बार होने के बाद आखिरकार थम गया। तनिष्क ने कुछ घंटों तक प्रशिक्षण लिया, फिर तंत्र क्षेत्र में ही सो गया। धपाक धपाक धपाक, बाहर आओ चूहों, मैं तुम्हें हर दिन खाना खिला रहा हूँ, सुअर नहीं पाल रहा हूँ। जल्दी बाहर निकलो, तुम नहीं चाहोगे कि मैं तुम्हें कोड़े मारकर जगाऊं। भोर से पहले आसमान में अंधेरा था। दरवाजे पर लगातार तेज धमाकों और गालियों ने खनिकों को उनकी नींद से जगा दिया। महिला सदस्यों से धीरे धीरे बात करने के बाद खनिकों ने अपनी आंखें रगड़ी और अपने बिस्तरों से उठने के लिए संघर्ष किया। उसके बाद उन्होंने बस हाथ मुंह धोया और काली ब्रेड लेकर खनन क्षेत्र की ओर चल दिए, जो 2 वक्त के भोजन के लिए पर्याप्त थी। देवांश मलिक ने अपना सिर उठाया और जम्हाई ली। उसने अपनी छाती के घाव को रगड़ा और बड़बड़ाया, धिक्कार है इन कमबख्तों पर। उन्होंने दरवाजा खटखटा कर मुझे बुरा महसूस कराया। हाँ, तुम जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहे हो। तुमने बिस्तर ही फेंक दिया था। वाह, तुम सच में कमाल हो। देवांश ने अपना सिर खुजलाया और कहा, लानत है, तुम मुझे कैसे दोष दे सकते हो? मुझे लगा कि वे हमारा पीछा कर रहे हैं। तनिष्क ने देवांश की ओर देखा, जिसके चेहरे पर उदासी थी, और वह हंसने से खुद को रोक नहीं सका।
जब आज सुबह पर्यवेक्षक दरवाजा खटखटाने आए तो देवांश अपने बिस्तर से कूद गया और अपने पास वाला लकड़ी का बिस्तर उठा लिया। वह चिल्लाया, भागो और भागो। अगर उसके बगल में सो रहे मिशा ने उसे नहीं रोका होता तो उसने लकड़ी का बिस्तर ही फेंक दिया होता। उसी कमरे के लोग पर्यवेक्षकों की वजह से नहीं बल्कि देवांश की चिल्लाहट से जागे थे। वे सभी उसे हक्के बक्के होकर और अवाक होकर देख रहे थे। अरे, यह अजीब है। देखो, आसमान में इतने सारे पक्षी क्यों उड़ रहे हैं? देवांश ने अचानक आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा। हाँ देवांश, विषय बदलने की तुम्हारी क्षमता बहुत खराब है। किसी ने देवांश के इरादे को समझ लिया और बेरहमी से हंसा। देवांश का चेहरा लाल हो गया और उसने कहा, ये सच है। देखो, वह तो पहाड़ से टकरा गया, मूर्ख पक्षी। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। बूढ़ा बिल अभी भी इंतजार कर रहा है। तनिष्क ने हाथ हिलाया और सबको खदान में ले गया। फिर उसने अनजाने में अपना सिर उठाया। अंधेरे आसमान में वास्तव में बहुत सारे पक्षी थे, लेकिन उनके उड़ान भरने के रास्ते अस्त व्यस्त थे, जैसे वे थोड़े घबराए हुए हों। खैर, जो पक्षी जल्दी जागता है उसे ही शिकार मिलता है, लेकिन कम से कम आपकी दृष्टि तो बेहतर होनी चाहिए। खनन कोई साधारण शारीरिक गतिविधि नहीं थी। तनिष्क और अन्य नौसिखियों को 2 दिनों तक सीखना था। जब सब कल वाले मार्ग पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बूढ़ा बिल वहां इंतजार कर रहा था। उसके पास कुछ और लोग भी थे जो अभी अभी आए थे। जब बूढ़े बिल ने तनिष्क और अन्य लोगों को देखा तो वह बहुत उत्साहित हुआ। अभिवादन करने के बाद वह हर तरह की बातों के बारे में बड़बड़ाने लगा। कल एक खनिक था जिसने दुर्लभ अयस्कों की तस्करी की थी और उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया था। उसके परिवार ने उससे कहा था कि इस साल काम खत्म होने के बाद वह इसे बंद कर दे और इसी तरह की बातें। सभी को सुबह सुबह बिस्तर से खदेड़ दिया गया था, इसलिए उनका उत्साह स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा नहीं था। इसलिए उन सभी ने बेमन से जवाब दिया। बूढ़े बिल को कोई आपत्ति नहीं हुई और वह लगातार बोलता रहा। जब वे खदान की सुरंग में पहुंचे तो बूढ़े बिल को आखिरकार याद आया कि उसे अभी भी उन्हें कुछ सिखाना है। इस प्रकार सबके कान शांत हो गए। इसके बाद नीरस खनन शुरू हुआ। तनिष्क को इसमें बहुत दिलचस्पी नहीं थी। उसने अपने पीपिंग स्किल, झांकने का कौशल को सक्रिय किया और चारों ओर देखा। कुछ अयस्कों को खोदने के बाद उसने उन्हें बूढ़े बिल को दिखाया और वह दूसरों को सिखाने चला गया। आज वे पूरा दिन यहीं रुकने वाले थे। तनिष्क स्वाभाविक रूप से समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने बैठने के लिए एक जगह ढूंढी और तंत्र क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर लिया। कुछ समय बाद वह फिर से खनन करने के लिए बाहर आ जाता। इसे स्वास्थ्य लाभ, प्रशिक्षण और खनन माना जा सकता था। हालांकि जब तनिष्क प्रशिक्षण के लिए फिर से तंत्र क्षेत्र में गया तो होलोग्राम अचानक कांपने लगा। वह जल्दी से बाहर आया और महसूस किया कि जमीन थोड़ी हिल रही है। यह क्या भूकंप था? सब लोग घबराओ मत। बूढ़े बिल ने घबराई हुई भीड़ को दिलासा दिया। ये केवल एक हल्का कंपन है। खदान में ये सामान्य है। जब आप कुछ समय यहाँ रहेंगे तो समझ जाएंगे। बूढ़ा बिल कई सालों से खनन कर रहा था, इसलिए उसकी बातें स्वाभाविक रूप से विश्वसनीय थीं। आगे जो हुआ वह वास्तव में वैसा ही था। कंपन जल्द ही शांत हो गया। इस समय तनिष्क ने अपनी भौहें सिकुड़ीं। ऐसा नहीं था कि उसे बूढ़े बिल पर विश्वास नहीं था, लेकिन कल रात के झटकों के बारे में सोचकर उसे अपने दिल में एक अकथनीय बेचैनी महसूस हुई। यदि वास्तव में भूकंप आया तो इस तरह के वातावरण में चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह बेकार होगा। इतना संयोग नहीं होना चाहिए। तनिष्क ने अपने दिल की बेचैनी को दबा दिया। अब इसके बारे में सोचना बेकार था। समय पूरा होने से पहले खनिकों को खदान से बाहर आने की अनुमति नहीं थी। उसके बाद तनिष्क फिर से तंत्र क्षेत्र में नहीं गया। इसके बजाय उसने बाहर रहने और आसपास के वातावरण पर ध्यान देने का विकल्प चुना। हालांकि शायद वैसा ही था जैसा बूढ़े बिल ने कहा था। अगले कुछ घंटों तक जमीन शांत और स्थिर रही। जब दोपहर हुई, दरअसल वह समय जब सबको भूख लगी थी, सभी ने विश्राम लिया और खाने के लिए काली ब्रेड निकाली। उसी समय टन 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 सभी ने अपने सिर घुमाए और दूर स्फटिक के ऊपर हिलती हुई घंटी को देखा। वे थोड़े दंग रह गए। क्या दिन पहले ही खत्म हो गया? सब मेरे पीछे बाहर चलो। बूढ़ा बिल खड़ा हुआ और बोला, बाहर कोई स्थिति हो सकती है। स्थिति? हाँ, कई संभावनाएं हो सकती हैं। मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता। चलो बाहर चलकर देखते हैं। बाहर जाने में सक्षम होना स्वाभाविक रूप से एक अच्छी बात थी। तनिष्क सबसे पहले बाहर निकला। रास्ते में उन्हें कई खनिक मिले। यह एक छोटी धारा की तरह था जो धीरे धीरे समुद्र में बह रही थी। सभी शाखाओं के लोग बाहर निकल रहे थे। करीब आधे घंटे तक पैदल चलने के बाद सब खदान से बाहर आ गए। इस समय खदान बहुत शांत नहीं थी। पूरी तरह से सशस्त्र सैनिक पहले से ही खुले स्थान में जमा हो गए थे। कुछ युद्ध यंत्रों को भी गोदाम से बाहर निकाला जा रहा था। इससे पहले कि वे बहुत कुछ देख पाते, तनिष्क और अन्य लोगों को उनके लकड़ी के घरों में लौटने के लिए कहा गया। भाई तनिष्क,
जैसे ही वे लकड़ी के घर में दाखिल हुए, फालक ने, जो पहले ही लौट चुका था, उनका अभिवादन किया। फालक, यह क्या है? तनिष्क ने बाहर की ओर इशारा करते हुए पूछा। ओह, ये डकैती होनी चाहिए। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। फालक को कोई परवाह नहीं थी। डकैती? हाँ भाई तनिष्क, आप यहाँ नए हैं इसलिए आप नहीं जानते। हर कोई खनिज की खदान चाहता है, लेकिन ऐसी बहुत कम है जिनकी खोज की गई है। स्वाभाविक रूप से ऐसे लोग होंगे जो दूसरों की मेहनत का फल खाना चाहेंगे। समझ गया। सीधे शब्दों में कहें तो ये सब मुनाफे के बारे में था। अयस्क का मूल्य कम नहीं था। किसी भी खनिज खदान को हथियाना सोने के सिक्कों की असेंबली लाइन को हथियाने जैसा था। इस तरह की चीज़ महीने में लगभग एक बार होती है। जब दूसरी पार्टी इसे जीत नहीं पाती तो वे अपने आप पीछे हट जाते हैं। ये कहकर फालक मुस्कुराया। ये हमारे लिए भी अच्छी बात है। कम से कम हम आधे दिन आराम तो कर सकते हैं। हाँ, ये सच है। तनिष्क ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। खदान पर हमला हो रहा था। दंगों को रोकने या बहती गंगा में हाथ धोने से रोकने के लिए खनिकों को स्वाभाविक रूप से एकीकृत प्रबंधन के अधीन होना पड़ता था। जल्द ही जब सब पहुंच गए तो दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। तनिष्क और अन्य लोगों को छोड़कर घर में हर कोई इसका आदी था। कुछ बिस्तरों पर चढ़ गए और सोने लगे। कुछ ने अपने औजार निकाले और जुआ खेलना शुरू कर दिया। वे खेलने में बहुत खुश थे। लानत है, सुरक्षा वास्तव में कड़ी है। जब उसने फालक को ये कहते सुना कि इस जगह पर अक्सर हमला किया जाता है तो तनिष्क के मन में कुछ विचार आए। लेकिन जब उसने सैनिकों को बाहर से लगातार भागते हुए देखा तो वह खुद को कोसने से नहीं रोक सका। बॉस तनिष्क, क्या आप कुछ राउंड खेलना चाहते हैं? एक तगड़े आदमी ने उसका अभिवादन किया जिसने कल रात उनके साथ खाया पिया था। हाँ, धन्यवाद, आप लोग मजे करें। तनिष्क ने अपना सिर हिलाया और अपने बिस्तर की ओर चल दिया। 2 घंटे बाद एक व्यक्ति ने लापरवाही से खिड़की के बाहर देखा और आश्चर्य से कहा, अरे, बाहर इतने कम सैनिक क्यों हैं? ओह, ये सच है। वे निश्चित रूप से एक कठिन समस्या में फंस गए होंगे। उनके पास पर्याप्त जनशक्ति नहीं थी और उन्हें वहां भेज दिया गया होगा। ये बहुत संभव है। अरे, क्या तुम्हें लगता है कि इस जगह पर कब्जा कर लिया जाएगा? ये हमारा काम नहीं है। भले ही वे इस पर कब्जा कर लें, हम फिर भी खनिक ही रहेंगे। वे लोग हमें खाने के लिए और मांस नहीं देंगे। अरे, ये सच है। उनकी बातचीत सुनकर तनिष्क खिड़की की ओर गया। निश्चित रूप से सैनिकों के केवल कुछ बिखरे हुए समूह बचे थे। हालांकि अभी भी तीरंदाजों का एक बड़ा समूह परिधि की रखवाली कर रहा था। इसी क्षण खड़ दरवाजे का ताला तोड़ दिया गया और फिर दरवाजा धक्का देकर खोल दिया गया। सबने दरवाजे की ओर देखा और देखा कि लोगों का एक बड़ा समूह अंदर भाग रहा है। ऐसा लग रहा था कि वे अभी अभी युद्ध से निकले हैं। ये लोग कमोबेश खून से सने हुए थे। झन झन धातु के टकराने की निरंतर आवाज के साथ कुछ सैनिकों ने सबके सामने तलवारों, भालों और कुल्हाड़ियों के ढेर फेंक दिए। फिर काली दाढ़ी वाला एक अधेड़ उम्र का हट्टा कट्टा आदमी बाहर निकला और चारों ओर नजर डाली। मैं बकवास नहीं करना चाहता। अब से आप सभी को सेना में भर्ती किया जाता है। ये हथियार हैं। एक चुनने के बाद बाहर आओ। अरे, सबने एक दूसरे की ओर देखा, स्थिति को लेकर थोड़े उलझन में थे। पैरों में बेड़ियों वाले कुछ लोगों के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। जाहिर है, बाहर की स्थिति तनावपूर्ण होनी चाहिए, अन्यथा वे उनके बारे में नहीं सोचते। ये बिल्कुल युद्ध के मैदान की तरह था। कभी कभी कैदियों का इस्तेमाल लड़ने के लिए किया जाता था। बेशक इन कैदियों का इस्तेमाल चारे के रूप में किया जाता था। भीड़ की कोई प्रतिक्रिया न देखकर काली दाढ़ी वाले अधेड़ उम्र के हटे कट्टे आदमी ने अपनी भौहें सिकुड़ी। उसने लापरवाही से इशारा किया और कहा, तुम बाहर आओ और अपना हथियार लो। मैं आदमी ने अपना मुंह खोला और अपने सामने हथियारों के ढेर को देखा। वह लगातार अपने हाथ हिलाता रहा और पीछे हटता रहा। सूं, धपाक, एक शक्तिशाली तीर ने तुरंत उस आदमी के माथे को भेद दिया और उसे दीवार से टकराते हुए पीछे भेज दिया। सूं, ये देखते ही भीड़ में तुरंत कोहराम मच गया। चरमराहट। तीरंदाजों के एक समूह ने अपने धनुष और बाणों से निशाना साधा। भीड़ में तुरंत सन्नाटा छा गया। अब क्या किसी और को कोई आपत्ति है? 97। यही वह स्थिति थी जिसमें वे इस समय फंसे हुए थे। तीरंदाजों के निशाने के बीच सभी ने चुपचाप आगे बढ़कर एक एक हथियार उठा लिया। बहुत अच्छे, अब बाहर इकट्ठा हो जाओ। काली दाढ़ी वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने संतोष से सिर हिलाया। फिर उसने क्रूरता से अपने होंठ चाटे। मैं तुम्हें फिर से याद दिला दूं, कोई भी खतरनाक विचार मन में मत लाना, अन्यथा तुम बहुत बुरी मौत मरोगे। इसके बाद वह मुड़ा और लकड़ी के घर से बाहर निकल गया। सभी के पास उसके पीछे बाहर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दरवाजे के सामने खुले स्थान पर कई डरे हुए खनिक पहले से ही जमा थे। वे भालों से लैस सैनिकों और लंबे धनुषों वाले तीरंदाजों से घिरे हुए थे। जल्द ही दूसरे घरों के खनिकों को भी बाहर खदेड़ दिया गया।
सभी को एक साथ इकट्ठा किया गया और खदान के प्रवेश द्वार की ओर ले जाया गया। पैरों में बेड़ियों वाले कुछ लोग चुपके से अपने आसपास का निरीक्षण कर रहे थे। बेशक कुछ के मन में विचार भी आ रहे थे, आखिर कोई भी चारे के रूप में इस्तेमाल नहीं होना चाहता था। हालांकि रास्ते में तैनात सैनिक उनके विचारों को लगातार खत्म कर रहे थे। तनिष्क ने दूर से स्थिति को देखा और अपना सिर हिलाया। जब तक सभी मिलकर सामूहिक दंगा शुरू नहीं करते तब तक इस घेराबंदी को तोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि अधिकांश खनिक साधारण लोग थे। इससे पहले कि वे उस स्थिति का पूर्वानुमान लगा पाते जिसका उन्हें सामना करना पड़ेगा, उनमें अपनी जान जोखिम में डालने का साहस नहीं था। भाई तनिष्क, आपकी क्या योजना है? उसके कान में मच्छर जैसी भिनभिनाती आवाज़ सुनाई दी। तनिष्क ने अपनी भौहें उठाईं और बिना पलक झपकाए देखता रहा। उसने देखा कि फालक कमरे के बेड़ियों वाले लोगों के साथ धीरे धीरे पास आ रहा था। बलदेव और बाकी लोग भी उनके बीच थे। मैं कुछ नहीं कर सकता। भाई फालक, क्या तुम्हारे पास कोई विचार है? फालक ने सीधे आगे देखते हुए फिर से बात की। अभी नहीं मैं एक टीम बनाने के लिए कुछ लोगों को ढूंढना चाहता हूँ। भाई, तुम बहुत शक्तिशाली हो, क्या तुम साथ आकर हमारा ख्याल रख सकते हो? तनिष्क समझ गया। फालक के शब्द बहुत विनम्र थे। वह सहयोग की तलाश में था। ये लोग सेना में पैदा हुए थे। वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि उन्हें किसका सामना करना पड़ेगा। युद्ध में किसी व्यक्ति की शक्ति नगण्य होती थी। यदि वे एक टीम बना सकें तो उनके जीवित रहने की संभावना बहुत अधिक होगी। तनिष्क स्वाभाविक रूप से इस सुझाव से सहमत था। उसने थोड़ा सिर हिलाया। भाई फालक, आप बहुत विनम्र हैं। हम वैसा ही करेंगे जैसा आप कहेंगे। ठीक है। फालक बहुत खुश हुआ। जैसा कि उसने कहा था, तनिष्क की शक्ति सभी के सामने स्पष्ट थी। देवांश और अन्य लोग भी कमजोर नहीं थे। यदि वह इस समूह के लोगों को अपने साथ मिला सके तो उसकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी, चाहे वह अपनी जान बचाने के लिए हो या कुछ और। तनिष्क के साथ समझौता करने के बाद फालक चुपचाप एक तरफ हट गया और अन्य लोगों को साथ मिलाने लगा। पीछे के सैनिकों के दबाव में वे खदान के प्रवेश द्वार पर पहुंचने से पहले लगभग 5 से 6 मिनट तक चले। पीली सफ़ेद धूप के नीचे दृश्य अस्त व्यस्त था। लकड़ी का मोटा दरवाजा छेदों से भरा हुआ था और कुछ जगहों पर तो दरारें भी थीं। चारों दिशाओं से तीर उड़कर आ रहे थे। जैसे ही तेज हवा चली, तीरों के पंख फड़फड़ाने लगे। दोनों पक्ष अस्थायी विश्राम की अवधि में प्रवेश कर चुके थे, इसलिए तनिष्क और अन्य लोगों ने पहुंचने पर युद्ध का दृश्य नहीं देखा। इसके बजाय उसने देखा कि पर्यवेक्षक लगातार जमीन और दीवारों पर पड़े शवों को हटाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। फिर नए सैनिक उनकी जगह खड़े हो गए। इसके बाद कुछ तीर, लुढ़कने वाले लट्ठे और अन्य रक्षात्मक उपकरण दीवार पर ले जाए गए। चरमराहट प्रवेश द्वार तक खदेड़े गए खनिकों ने ऊपर देखा और पाया कि उनके सामने का लकड़ी का दरवाजा खुल गया है। पास ही हर तरफ लाशें बिछी थीं और खून की नदियां बह रही थीं। दूर ढाल, तलवारें, सीढ़ियां और लट्ठे लिए सैनिकों का एक काला समूह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। धिक्कार है, ये कमबख्त हमें दीवार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। फालक पास आया और बिगड़े हुए चेहरे के साथ कोसने लगा। वह पहले भी युद्ध के मैदान में रह चुका था, इसलिए उसने एक नज़र में वर्तमान स्थिति को समझ लिया। अब जब दरवाजा टूट गया था तो यह अगले हमले को सहने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए उन्होंने बस खनिकों को बाहर निकाला और सामने का रास्ता रोक दिया, जिससे एक इंसानी दीवार बन गई। बाहर निकलो, बाहर निकलो। पीछे के सैनिक लोगों की पीठ पर अपने भले चुभाते रहे और उन्हें बाहर खदेड़ते रहे। अब युद्ध से अपरिचित नागरिक भी जानते थे कि स्थिति ठीक नहीं है। दूर के सैनिक लगातार आगे बढ़ रहे थे। अगर वे अभी बाहर गए तो क्या वे निशाना नहीं बन जाएंगे? लानत है, वे हमें मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। चलो इनके साथ मुकाबला करते हैं। भीड़ से एक जोरदार दहाड़ आई। फिर कुछ लोगों ने अपने हथियार लहराए और विपरीत दिशा में हमला कर दिया। ये देखकर कि किसी ने पहल की है, समूह तुरंत मुड़ा और खदान की ओर वापस जाने के लिए रास्ता बनाने ही वाला था। कमबख्तों, तुम मौत को दावत दे रहे हो। हमला करो। सूं सूं सूं। धपाक धपाक धपाक। पीछे भालों से लैस सैनिकों ने ठंडे दिमाग से अपने भले उठाए। सफ़ेद ब्लेड अंदर गए और खून के फव्वारे छूटने लगे। फिर तीरों की एक बौछार हुई और भीड़ के पीछे की ओर जा लगी। ओह, बचाओ! दुखद चीखों के बीच पीछे रह गए नागरिक फसल की तरह कटकर गिरने लगे। पल भर में गर्म जिंदगियां बेजान लाशों में बदल गईं। तनिष्क और अन्य लोग सबसे आगे थे, इसलिए वे आपदा से बच गए। हालांकि अपने पीछे की दुखद स्थिति को देखकर उन्हें खुशी महसूस नहीं हुई। धिक्कार है, देवांश की आंखें गुस्से से उबल रही थीं। उसने अपनी तलवार लहराए और हमला करने ही वाला था। ठहरो। तनिष्क ने उसका कंधा पकड़ा और धीरे से अपना सिर हिलाया। बॉस, भाई देवांश, ये बेकार है। तुम उन्हें नहीं बचा सकते। फालिक की आंखें फड़क रही थीं और उसने दर्द भरे चेहरे के साथ कहा। यही सच्चाई थी। इस स्थिति में देवांश तो क्या, तनिष्क भी कुछ नहीं कर सकता था।
पीछे के खनिक खूनी नरसंहार से डरे हुए थे। वे पागलों की तरह आगे की ओर बढ़ रहे थे। जो लोग वापस जाना चाहते थे उन्हें भी भीड़ द्वारा अनजाने में आगे लाया गया। धपाक, सभी के खदान से बाहर निकलने के बाद पीछे का गेट जोर से बंद कर दिया गया। इसके साथ ही उनकी भागने की उम्मीद भी खत्म हो गई। टप टप टप। हमलावर सैनिकों को इस बात की परवाह नहीं थी कि ये लोग खनिक हैं या नहीं। इस समय वे पहले ही घाटी के प्रवेश द्वार तक पहुंच चुके थे और उन्होंने बीच में भीड़ को पूरी तरह से घेर लिया था। फालिक ने धीमी आवाज में कहा, बाद में हर कोई एक ढाल छीनने की कोशिश करना और फिर एक तरफ हट जाना। जी कप्तान, बेड़ियों वाले लोगों ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ूंगा। अगर मैं आज मर भी गया तो मुझे कोई पछतावा नहीं है। जब फालिक को कप्तान कहा गया तो उसके चेहरे के भाव थोड़े जटिल थे। उसने अपना सिर हिलाया और तनिष्क से कहा, भाई तनिष्क, क्या आपके पास कोई अन्य सुझाव है? भाई फालिक, आपको इतना विनम्र होने की ज़रूरत नहीं है। मैं युद्ध की संरचनाओं के बारे में कुछ नहीं जानता। बेहतर होगा कि आप कमान संभालें। हम बस आपकी बात मानेंगे। यह कोई शिष्टाचार वाली टिप्पणी नहीं थी। जैसा कि कहा जाता है, हर पेशे की अपनी विशेषता होती है। यदि यह कोई छोटी स्थिति होती तो तनिष्क को विश्वास था कि वह किसी से नहीं हारेगा। हालांकि यदि वह नेतृत्व करने वाला होता तो सभी के लिए यह एक त्रासदी होती। ठीक है, अब विनम्र होने का समय नहीं था। फालिक सहमत हो गया और फिर उसने अपना भाला लहराया। सबसे आगे हमला करो। हमले के पहले दौर में एक ढाल जरूर छीननी है। इस समय अधिकांश खनिकों ने आगे बढ़ती सैनिकों की कतारों को देखा और उनके हाथ सुन्न हो गए और पैर कमजोर हो गए। वे पीछे हटते रहे। जब उन्होंने अचानक लोगों के ऐसे समूह को आगे बढ़ते देखा तो वे जल्दी से रास्ते से हट गए। थोड़ी देर बाद सभी अग्रिम पंक्ति में पहुंच गए। इस समय दुश्मन सैनिक केवल कुछ दर्जन कदम दूर थे। पीछे हटती भीड़ को सीमा तक दबा दिया गया था। गूंज। अचानक एक लंबी बिगुल की आवाज सुनाई दी। हमलावर सैनिकों ने सामूहिक रूप से अपने हथियार उठाए और दहाड़ के साथ हमला करना शुरू कर दिया। कुछ दर्जन कदमों की दूरी पलक झपकते ही तय हो गई। तनिष्क दुश्मन की आंखों में खून की नसें भी स्पष्ट रूप से देख सकता था। मारो। फालिक दहाड़ा और अपने भाले से वार किया। जब सबने आदेश सुना तो उन्होंने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया और अपने सामने के दुश्मन का मुकाबला करने के लिए अपने हथियार लहराए। इस संकरी घाटी में दोनों पक्षों के बीच युद्ध छिड़ गया। धपाक धपाक धपाक। सूं, फुफकार, सरसराहट। तलवारें और कटारें टकराईं। आसमान को खून की बलि दी गई। जब दुश्मन एक संकरे रास्ते पर मिलते हैं तो कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। केवल बहादुर ही जीतता है। युद्ध का मैदान एक अजीब जगह थी। वहां बोलने का कोई कारण नहीं था। जब दो लोग जो कभी नहीं मिलते तो वे तुरंत बिना किसी कारण के एक दूसरे को मार डालते। सही बात है, वहां केवल हत्या थी, कोई दया नहीं। यदि आप दयालु होते तो अगला गिरने वाला नंबा आपका होता। तनिष्क सबसे पहले अपने प्रतिद्वंद्वी को खत्म करने वाला व्यक्ति था। इस बार इसका इससे कोई लेना देना नहीं था कि वह शक्तिशाली है या नहीं। उस समय तनिष्क ने वार करने का नाटक किया और फिर अपनी कटार बाहर फेंक दी। दुश्मन सैनिक हक्का बक्का रह गया और सीधे उसका सिर धड़ से अलग हो गया। वह निश्चित रूप से फटी आंखों के साथ मरा। धिक्कार है, युद्ध की शुरुआत में ही कोई अपना हथियार कैसे फेंक सकता है? तुम कोई भाला फेंकने वाले सैनिक नहीं हो। जब तक तनिष्क ढाल छीनने और उसे अपने सिर के ऊपर रखकर जल्दी से पीछे हटने में सफल हुआ, तब तक उसके आसपास के कई लोग भी सफल हो चुके थे। बेड़ियों में जकड़े हुए अधिकांश लोग अनुभवी थे। अब जब वे युद्ध के मैदान में लौटे थे तो उनके कौशल में बिल्कुल भी जंग नहीं लगी थी। जहां तक धूसर क्षेत्र के सदस्यों का सवाल था, वे सभी तनिष्क द्वारा प्रशिक्षित थे। लगातार पीछा किए जाने का अनुभव करने के बाद वे क्रूर हो गए थे। चलो चलो चलो। हमलों के पहले दौर के बाद फालिक व्याकुल होकर दहाड़ा और पीछे की रक्षा के लिए कुछ लोगों को साथ ले आया। उनके पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि वे यहाँ टिके रहने में सफल रहे, लेकिन अन्य जगहों पर यह लगभग एक तरफा नरसंहार था। यदि वे पीछे नहीं हटते तो वे जल्द ही घेर लिए जाते और नष्ट कर दिए जाते। इस समय फालिक और अन्य लोगों की कमियां देखी जा सकती थीं। हालांकि उनके लड़ने का कौशल उनके विरोधियों से कम नहीं था, बल्कि वे उनसे बेहतर ही थे। हालांकि उनके पैरों की बेड़ियों ने उनकी गति को गंभीर रूप से प्रभावित किया। किसी ने ढाल तो पकड़ ली, लेकिन एक कदम के अंतर के कारण वह पीछे नहीं हट सका। कप्तान, हमारी चिंता मत करो, जाओ। घेरे गए लोगों में से एक दहाड़ा और फिर अपने सामने वाली भीड़ पर झपट पड़ा। हालांकि उसने उनमें से एक को नीचे गिरा दिया, लेकिन उसकी आकृति तुरंत सफ़ेद तलवार की रोशनी में डूब गई। जाओ कप्तान, जाओ। बस एक पल में जो लोग घिरे हुए थे उन सभी ने आत्मघाती हमले का रास्ता चुना। वे जानते थे कि यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो कप्तान फालिक निश्चित रूप से पीछे नहीं हटेगा। लानत है। फालिक की आंखें तुरंत लाल हो गई। वे उसके भाई थे जो कई सालों से उसके साथ थे।
अब जब वे यहाँ मर गए थे तो उसका दिल क्यों नहीं टूटता। हम नहीं कर सकते फालिक, हम अब और नहीं टिक सकते। अगर हम अभी नहीं गए तो हम कभी नहीं जा पाएंगे। युद्धवीर भी पीछे रहने वाले लोगों में से एक था। चूंकि कल उसने अपना एक हाथ खो दिया था, इसलिए उसके लिए अपनी तलवार चलाना असुविधाजनक था। वह पहले से ही कई जगहों पर घायल था। चलो। फालिक को लंबे समय से मौत की आदत थी। पहले उन लोगों के साथ गहरे लगाव के कारण वह दुख में अपना आपा खो बैठा था। अब जब वह दहाड़ सुनकर जागा तो उसने तुरंत अपना भाला लहराया और आधे सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हालांकि फालिक ने पीछे हटने का आदेश दिया था, लेकिन अब पीछे हटना आसान नहीं था। हालांकि वे पिछले दौर में ढालें छीनने में सफल रहे थे, लेकिन उन्होंने दुश्मन सैनिकों का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित किया था। इस समय वे उनका पीछा कर रहे थे, और ये तो कठिनाइयों में से केवल एक थी। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि इस समय उनके पीछे अनगिनत खनिक थे। सैनिकों के आने से पहले ही यहाँ सब रास्ता रुक गया था, और अब वे तनिष्क के पीछे हटने में बाधा बन गए थे। रास्ते से हट जाओ, रास्ते से हट जाओ। हालांकि वे जोर जोर से चिल्लाए, लेकिन इस मामले में हर कोई अपनी जान प्यारी समझता था और कोई भी सैनिकों का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। कुछ लोगों ने तो जानबूझकर उन्हें बाहर धकेला ताकि वे सैनिकों का सामना कर सकें। पीछे वाले लोग, हमला करो और रास्ता साफ करो। फालिक की आंखों का कोना फड़का और उसने काले चेहरे के साथ निर्णायक रूप से चिल्लाकर कहा। यह देवांश और अन्य लोग हिचकिचाए। हालांकि उन्होंने काफी लोगों को मारा था, लेकिन वे सभी दुश्मन थे। अब जब वे इन खनिकों को मारना चाहते थे तो वे अनिवार्य रूप से हिचकिचा रहे थे। लेकिन पैरों में बेड़ियों वाले लोगों ने फालिक का आदेश सुना और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने सामने वाली भीड़ को साफ करना शुरू कर दिया। क्या तुमने मुझे नहीं सुना? तनिष्क तुरंत आगे बढ़ा और एक सैनिक को पीछे खींच लिया। फिर उसने अपना खंजर लहराया और उसकी जांघ में 2 बार वार किया और फिर सैनिकों के एक समूह को बाहर धकेल दिया। उसने अपना सिर घुमाया और उदासीनता से कहा, हमला करो। जी हाँ। धूसर क्षेत्र के सदस्यों ने तनिष्क का आदेश सुना और अपनी तलवारों से भीड़ को दूर भगाने के लिए आगे बढ़े। बेशक उन्होंने अभी भी बेरहमी से हमला नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने उन्हें डराने या दूर भगाने का विकल्प चुना। पता चला कि अंदर जगह थी। पैरों में बेड़ियों वाले लोगों द्वारा कुछ खनिकों को मार डालने के बाद भीड़ तुरंत रास्ता बनाने के लिए तितर बितर हो गई। लेकिन यह अभी भी सबके पीछे हटने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। अचानक विस्मयादिबोधक के बीच पीछे से एक काली परछाई को आगे धकेला गया और वह तुरंत सैनिकों के घेरे में जा गिरी। वह देवांश था। इस समय वह थोड़ा उलझन में दिख रहा था। अभी जब वह बेड़ियों वाले एक व्यक्ति को डराने के लिए आगे बढ़ा तो वह व्यक्ति तुरंत एक तरफ हट गया। लेकिन जब वह पास से गुजरा तो उस व्यक्ति ने उसे सीधे पीछे की ओर धकेल दिया। क्यों? देवांश ने उस पर वार करने वाली तलवार को नहीं देखा और उसकी आंखें उसी व्यक्ति पर टिकी थीं। क्यों? मैंने तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई। तुम्हें बस एक तरफ हटने की जरूरत थी। तुम्हें ऐसा क्यों करना पड़ा? वह व्यक्ति देवांश की आंखों में छिपे सवाल को समझ गया लगता था। उसने तिरस्कार में अपने होंठ सिकुड़े और एक घृणित मुस्कान दिखाए। टन टन टन। अचानक एक आकृति प्रकट हुई और उसने अपने चारों ओर चमकती तलवार की रोशनी को रोकने के लिए अपना खंजर लहराया। फिर बिना देखे ही उसने देवांश को पीछे की ओर धकेल दिया। अराजक पुष्प, रक्त जैसी लाल चमक फैली और एक अखरोट का आकार ले लिया। फिर रक्त के फूल के बिखरने का इंतजार किए बिना वह फट गया और उसने अपने सामने वाले सैनिकों को पीछे धकेल दिया। कहने की जरूरत नहीं है कि यह तनिष्क था। हालांकि इस चाल का इस्तेमाल करने के बाद उसका शरीर हिलने से नहीं रुक सका। भाई तनिष्क, क्या बात है? फालिक ने अपनी बंदूक लहराए। मैं ठीक हूँ। तनिष्क ने अपनी बाहें थोड़ी सिकुड़ी और खुद को शांत किया। कौशल का उपयोग करना आसान नहीं था। बस एक छोटे से पल में उसके पिछले बाहरी घाव फिर से खुल गए थे। हाँ। फालिक ने सिर हिलाया, फिर जल्दी से चारों ओर देखा। कुछ सही नहीं है। हम अब और रास्ता नहीं बदल सकते। चलो बीच से गेट की ओर वापस रास्ता बनाते हैं। ठीक है, जैसा आप कहें। तनिष्क ने एक गहरी सांस ली और आखिरकार अपने सामने छाए काले बादलों को दूर किया। सब लोग मेरे आदेश सुनो। गेट को निशाना बनाओ। जल्दी जल्दी। फालिक ने अपना भाला लहराया और एक हरी रोशनी फूटी जिसने तेजी से आ रहे सैनिकों को पीछे धकेल दिया। वास्तव में वे अब भीड़ के बीच में थे। तार्किक रूप से कहें तो सैनिकों को उनका पीछा करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि जब अन्यों ने सैनिकों को पीछा करते देखा तो वे सभी पीछे हट गए। भले ही वे पास ही थे, लेकिन उन्होंने अपनी कटारें लहराने की हिम्मत नहीं की। इसलिए सैनिक अभी भी बेधड़क होकर आगे बढ़ रहे थे। क्यों? पीछे धकेले गए देवांश ने अपनी कटार लहराई और उस व्यक्ति का पीछा किया जिसने उसे बाहर धकेला था। धपाक। चिंगारियां उठीं। पैरों में बेड़ियों वाले उस व्यक्ति के पास कुछ कौशल थे। उसने तुरंत अपनी कटार लहराकर बचाव किया। क्यों? देवांश ने दबाव बनाया और उसने फिर से अपनी कटार लहराई।
धपाक, एक और बचाव। उस व्यक्ति के पास जवाब देने का समय नहीं था। देवांश की पार्श्विक ताकत ने उसकी हथेली में दरार पैदा कर दी थी और कटार उसके हाथ से गिरने ही वाली थी। क्यों? गुस्से भरी दहाड़ के बीच पीली रोशनी से ढकी कटार नीचे गिरी। धपाक, वह व्यक्ति कटार की आधी मूठ पकड़े वहीं हक्का बक्का खड़ा रहा। फिर उसके माथे से ठुड्डी तक और फिर उसकी छाती तक खून की एक लकीर बह निकली। चीरते हुए वह दो हिस्सों में बंट गया और जमीन पर गिर पड़ा। हर जगह भयानक नरसंहार हो रहा था। कठिन परिस्थिति का सामना करने पर हर किसी में लड़ने का साहस नहीं होता। वास्तव में अधिक लोग बिना सिर वाले चूहों की तरह इधर उधर भाग रहे थे। कुछ सीधे सैनिकों की कतारों से टकरा गए और कुछ पीछे की ओर भागे और तलवारों को रोकने के लिए अपने सामने वाले लोगों को धकेल दिया। ऐसी परिस्थितियों में हमलावर सैनिक जल्दी से गेट से 100 मीटर से भी कम दूरी तक पहुंच गए। इसी क्षण सूं 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 एक छाया ने तुरंत उन्हें ढक लिया और मौत की सीटी के साथ बड़ी संख्या में घूमते हुए तीर आसमान से गिरने लगे। लानत है, इकट्ठा हो जाओ, ढालें उठाओ। फालक दहाड़ा। सभी तुरंत एक साथ इकट्ठा हुए और अपनी छीनी हुई ढालें उठाकर एक दीवार बना ली। धपाक धपाक धपाक। जब शक्तिशाली तीर ढाल पर गिरा तो वह तुरंत लकड़ी के बुरादे में बदल गया और बाहर की ओर उड़ गया। बेशक अधिक तीरों ने लोगों के शरीरों को भेद दिया। उनमें से कुछ ने सैनिकों पर हमला किया, कुछ ने खनिकों पर। उनमें से अधिकांश ने खनिकों पर हमला किया क्योंकि उनके पास कोई आश्रय नहीं था। धिक्कार है, मुझे पता था कि वे ऐसा करेंगे। फालक ने उन तीरों को देखा जो लकड़ी के गेट के ऊपर से लगातार चल रहे थे। खदान के सैनिकों का लक्ष्य खनिकों को एक बैरिकेड के रूप में इस्तेमाल करना नहीं था। उनका अंतिम लक्ष्य खनिकों को एक बाधा के रूप में इस्तेमाल करना था ताकि तीरंदाजों को हमला करने के लिए पर्याप्त समय और दूरी मिल सके। ये निस्संदेह क्रूर था, लेकिन जीतने के लिए ये सबसे प्रभावी तरीका भी था। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते रहो। हालांकि तीरों की इस बौछार ने तनिष्क और अन्य लोगों के लिए मौत का पैगाम लाया, लेकिन इसने पीछे के सैनिकों को पीछा जारी रखने से भी रोक दिया। सभी ने अपनी ढालें थाम रखी थीं और लकड़ी के गेट की ओर हमला जारी रखा। खदान के सैनिकों की गोलीबारी बिना दिशा के नहीं थी। वे मुख्य रूप से खनिकों के पीछे की जगह को निशाना बना रहे थे। आखिरकार अगर वे सबको मार डालते तो उनके लिए बाधा कौन पैदा करता? उनकी प्रगति सुचारू नहीं थी। जब बिना आश्रय वाले खनिकों ने तनिष्क और अन्य लोगों की ढालें देखीं तो उन्होंने तुरंत उन्हें घेर लिया। पहले उन्होंने विनती की, फिर उन्होंने छीना झपटी की। वास्तव में तनिष्क और अन्य लोग ही ढाल वाले नहीं थे। जो सैनिक उनका पीछा करते हुए अंदर आए थे उनके पास भी ढालें थीं। हालांकि इन लोगों ने सैनिकों को लूटने का विकल्प नहीं चुना, एक ने भी नहीं। इससे तनिष्क और अन्य लोगों के लिए बहुत परेशानी पैदा हो गई। अफरा तफरी के कारण कुछ लोग पहले से ही तीरों के निशाने पर थे। लानत है, हमला करो, हमला करो। फालक अपनी फटी आंखों से दहाड़ा। ढालें न केवल वे उपकरण थे जिनका उपयोग वे अपनी जान बचाने के लिए करते थे, बल्कि उनके भागने की उम्मीद भी थी। स्वाभाविक रूप से वे दूसरों को उन्हें ले जाने नहीं दे सकते थे। इस समय अब किसी पर कोई मानसिक बोझ नहीं था। उन्होंने अपने हथियार लहराए और चारों दिशाओं में वार किए। उन्होंने भीड़ के बीच से एक खूनी रास्ता बनाया और गेट की ओर चले गए। इसी क्षण उनके पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, तनिष्क, मुझे बचाओ। देवांश, मुझे बचाओ। 98 जीवन में कुलीनता और नीचता का अस्तित्व हमेशा से रहा है। जन्म से ही जीवन का असमान होना नियत था। यह एक नज़र में देखा जा सकता था। अभिजात वर्ग, नीच सामान्य जन। गरीब लोग जीवन भर कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन अंत में उनके पास खाने के लिए चावल का एक दाना या शरीर ढकने के लिए छत तक नहीं होती थी। अभिजात वर्ग के पास पूरे दिन करने के लिए कुछ नहीं होता था, लेकिन वे अधिकांश संसाधनों का आनंद ले सकते थे और उन नीच सामान्य लोगों के भाग्य को नियंत्रित कर सकते थे। जीवन न तो कुलीन था और न ही नीच। प्रकाश महासभा की शिक्षाओं ने ऐसा ही कहा था। खैर, इसे एक तरफ रख देते हैं। एक अन्य स्थिति में जीवन समान भी था। उदाहरण के लिए मृत्यु के सामने किसी का जीवन अधिक कीमती नहीं होता। ये केवल इस बात पर निर्भर करता है कि जीवित रहने के किसके साधन अधिक प्रभावी हैं। आसमान से तीरों की वर्षा हो रही थी और ठंडे शंकु के आकार के धातु की सीटी जैसी आवाज आ रही थी क्योंकि वे गर्म मांस में छेद कर रहे थे। इस क्षण जीवन या मृत्यु एक ऐसी चीज थी जिसका निर्णय पल भर में किया जा सकता था। विडंबना ये थी कि यदि सैनिकों ने अधिक सटीक निशाना लगाया होता तो अधिकांश तीर ढालों द्वारा रोक लिए जाते। यदि वे चूक जाते तो यह एक निर्दोष का जीवन ले लेता। कहने की जरूरत नहीं है कि मृत्यु के सामने हर कोई डरा हुआ था। अंतर यह था कि काया मरने से पहले कई बार मर चुके थे, जबकि बहादुरों को केवल एक बार मृत्यु का स्वाद चखना था। तनिष्क और अन्य लोग निस्संदेह बहादुर थे। उन्होंने ढाल प्राप्त करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी और अब उन्हें जीवित रहने का अधिकार था। तनिष्क, मुझे बचाओ। देवांश, मुझे बचाओ।
सभी ने पहले भी कई बार ऐसी विनती सुनी थी, लेकिन ढाल केवल एक सीमित स्थान को ही ढक सकती थी। चाहे वह स्वार्थ हो या पत्थरदिली, ऐसी परिस्थितियों में कोई भी किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं देता। हालांकि इस व्यक्ति ने वास्तव में तनिष्क और देवांश के नाम पुकारे थे, जो आश्चर्यजनक था। तनिष्क ने अपना सिर घुमाया और कुछ ही दूरी पर एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी को देखा। वह घबराए हुए भाव से उनकी ओर देख रहा था। वह बूढ़ा बिल था। उसकी किस्मत अच्छी थी और वह घायल नहीं लग रहा था। तेजी से सोचते हुए तनिष्क ने निर्णायक रूप से कहा, उसे अंदर आने दो। फालक और अन्य लोगों ने आश्चर्य से अपने सिर उठाए। एक व्यक्ति के अंदर आने की जगह थी। हालांकि अगली स्थिति का सामना करने के बारे में सोचना जरूरी था। हर कोई इस सिद्धांत को समझता था कि कमी की चिंता नहीं, बल्कि असमान वितरण की चिंता होती है। ऐसा करने से आसानी से एक सामूहिक प्रतिक्रिया शुरू हो सकती थी। वह हमारे काम का है, तनिष्क ने समझाया। फालक ने चारों ओर नजर डाली और कहा, वह बूढ़ा बिल है, उसे अंदर आने दो। बूढ़ा बिल कई सालों से खदान में था और उसने कई नए लोगों को सिखाया था। स्वाभाविक रूप से वह उनमें से अधिकांश को जानता था। कोई तुरंत बाहर निकला और ढाल की आड़ में बूढ़े बिल को टीम में खींच लिया। निश्चित रूप से जब आसपास के लोगों ने बिल को अंदर जाते देखा तो तुरंत कोहराम मच गया। इसके बाद लोगों का एक बड़ा समूह उनकी ओर झपटा। फालक ने अपना भला लहराया और दहाड़ा, मारो मारो मारो। इस तरह की स्थिति में हिचकिचाहट की कोई गुंजाइश नहीं थी। उन्हें दबाने के लिए उसे लोहे जैसी कठोर विधियों का उपयोग करना पड़ा, अन्यथा ये छोटी टीम तुरंत बिखर जाती। इस समय सबकी आंखें मारने की इच्छा से लाल थीं। फालक के आदेश के बिना ही उन सभी ने अपने हथियारों का निशाना आने वाली भीड़ के घातक अंगों पर साध लिया। इनमें से अधिकांश खनिक साधारण लोग थे। स्वाभाविक रूप से वे इस युद्ध अनुभवी समूह का मुकाबला नहीं कर सकते थे। वास्तव में इस तरह की लड़ाई में ये केवल पर्याप्त क्रूर होने के बारे में था। तनिष्क की तरफ के लोग कई बार चोट खाने के बाद भी बिना माथे पर बल लाए अपने विरोधियों को मार सकते थे, लेकिन खनिक ऐसा नहीं कर सकते थे। खूनी तरीकों से कुछ और लहरों के मारे जाने के बाद भीड़ एक बार फिर पीछे हट गई। ये कहा जा सकता था कि वे पूरी तरह से एक त्रासदी थे। जिस तरह पहले उन्होंने पीछा करने वाले सैनिकों को मारने की हिम्मत नहीं की थी, उसी तरह उनमें अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ने का साहस भी नहीं था। अन्यथा भले ही तनिष्क और बाकी लोग लोहे के बने होते, वे कितनी ही बाधाओं को रोक पाते। इस संकट से उबरने के बाद सभी आखिरकार पीछे की ओर चले गए। ये जगह थोड़ी सुरक्षित थी। फिलहाल ये खदान के सैनिकों की सीमा के भीतर नहीं थी। पहले के साहस को देखते हुए खनिकों ने स्वाभाविक रूप से उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने जल्दी से उनके गुजरने के लिए रास्ता बना दिया। जल्दी जल्दी लकड़ी के दरवाजे की ओर चलो। सबके जीवन और मृत्यु की स्थिति केवल सुरक्षित क्षेत्र तक पहुंचने जितनी सरल नहीं थी। इस समय लकड़ी के दरवाजे के नीचे एक खाली जगह थी। सैनिकों ने खनिकों को लकड़ी के दरवाजे को नष्ट करने से रोकने के लिए तीरों का उपयोग करके इस जगह को साफ कर दिया था। हालांकि तनिष्क और बाकी लोग अब ढाले लिए हुए थे। स्वाभाविक रूप से उन्हें इसका डर नहीं था। भीड़ द्वारा बनाए गए रास्ते का अनुसरण करते हुए वे जल्दी से खाली जगह के सामने पहुंचे। सूं सूं सूं, धपाक धपाक धपाक। जैसे ही सब लकड़ी के दरवाजे के पास पहुंचे, ऊपर से तुरंत तीरों की बौछार होने लगी। तीर ढालों से टकराए और धपाक धपाक की आवाज आने लगी। रुके रहो, उधर चलो। फालक ने अपना भाला लहराया और सबको उस जगह ले गया जहां दरवाजा पहले टूट गया था। युद्धवीर, इसे तोड़कर खोल दो, हम तुम्हें सुरक्षा देंगे। ठीक है। युद्धवीर ने अपनी युद्ध कटार लहराने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। कुछ तेज कदमों के साथ उसकी लड़ने वाली आभा की लाल रोशनी फूटी। उसने झरने की तरह हमला किया। धूम, लकड़ी के टुकड़े हर तरफ उड़ने लगे। दरवाजा थोड़ा कांप उठा। युद्धवीर का शरीर डगमगाया और वह एक कदम पीछे हटने से खुद को नहीं रोक सका। ये दरवाजा लोहे जैसी लकड़ी आयरनवुड से बना था और लगभग कुछ इंच मोटा था। इस हमले का बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। मेरे लिए खुल जा। युद्धवीर ने सांस लेने का इंतजार नहीं किया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी लड़ने वाली आभा हिंसक रूप से फूट पड़ी। एक और वज्र जैसा वार नीचे आया। धूम, युद्ध कटार टूट गई। युद्धवीर पीछे की ओर जा गिरा। दरवाजा जोर से हिला। टूटा हुआ हिस्सा थोड़ा और धंस गया। मैं इसे करूंगा। देवांश दहाड़ा और आगे बढ़ा। उसने दोनों हाथों से अपनी युद्ध कटार ऊंची उठाई। पीली लड़ने वाली आभा प्रवाहित हुई और उसने तेजी से वार किया। इस समय ऊपर के लोग चिंतित थे। उन्होंने खनिकों को दरवाजे के पास न आने देने के इरादे से भगाया था, लेकिन किसने सोचा था कि वे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेंगे। खनिकों का एक समूह वास्तव में दरवाजे पर हमला करने की हिम्मत कर रहा था। गड़गड़ाहट। जल्द ही ऊपर से जवाबी हमला हुआ। एक भारी और ठोस लुढ़कने वाला लट्ठा जोर से नीचे गिरा। लानत है, थामे रखो, थामे रखो। फालक ने अपना भाला फेंक दिया और अपने कंधे पर ढाल रखकर चिल्लाया।
जीवन और मृत्यु इसी पर निर्भर थी। अब उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। धपाक, फुफकार, उनके मुंह से खून निकल आया। हालांकि सभी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, लेकिन लट्ठे के वजन और ऊपर से गिरने के गुरुत्वाकर्षण ने तुरंत उन ढालों को बिखेर दिया जो एक साथ इकट्ठा थीं। एक बार जब वे बिखर गए तो तीरों की बौछार ने अवसर का लाभ उठाया। कुछ लोग मौके पर ही जमीन पर कील की तरह ठुक गए। जल्दी इकट्ठा हो जाओ। हालांकि अपने साथियों की मौत क्रोध दिलाने वाली थी, लेकिन अब इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। फालक ने सभी को फिर से ढालें उठाने और दरवाजे के सामने इकट्ठा होने का आदेश दिया। धपाक धपाक धपाक, आह आह आह। देवांश पागल हो गया था। उसने टूटे हुए हिस्से पर लगातार 10 से ज्यादा बार वार किया। दरवाजा और भी ज्यादा कांपने लगा और टूटा हुआ हिस्सा गहरा होता गया। लेकिन प्रभाव स्पष्ट नहीं था। यदि वे इसी तरह वार करते रहे तो उनके पास पर्याप्त समय नहीं होगा। देवांश, वार करना बंद करो। तनिष्क ने चारों ओर नजर डाली और उस लुढ़कने वाले लट्ठे की ओर इशारा किया जिसके कारण उन्होंने अपने कुछ साथियों को खो दिया था। हम इसका उपयोग इसे गिराने के लिए करेंगे। अच्छा विचार है। फालिक की आंखें चमक उठीं। उसने जल्दी से सभी को पीछे हटने का आदेश दिया। गड़गड़ाहट। जैसे ही सब पीछे हटे, संयोग से एक लट्ठा उनके पीछे आ गिरा। वह कुछ बार लुढ़का जब तक कि वह उनके पैरों तक नहीं पहुंच गया। अरे! सबके मुंह खुले रह गए और वे दंग रह गए। धिक्कार है, आखिरकार हमने कुछ अच्छा किया। शर्माओ मत, जल्दी उठाओ। टीम फिर से समूहों में बढ़ गई। कुछ लंबे और शक्तिशाली लोगों ने सबकी आड़ में भारी लट्ठे को उठाया। फालक ने ढालों के बीच के छेदों से ऊपर की हलचल को देखा। क्या तुम तैयार हो? हाँ, उन कुछ लोगों ने भारी आवाज में जवाब दिया। आक्रमण। ऊपर के लोगों ने देखा कि एक सांप के आकार की लंबी ढाल दरवाजे की ओर बढ़ रही है। हालांकि वहां केवल कुछ दर्जन लोग थे, लेकिन वे एक दुखद और वीर आभा छोड़ रहे थे। धूम! यह उनके कानों में गड़गड़ाहट जैसा था। पूरा पहाड़ी गेट कांप उठा और कराहने लगा। 1 दर्जन से अधिक तीरंदाज लड़खड़ाए और कड़ाही में पकौड़ों की तरह एक एक करके नीचे गिर गए। टूटा हुआ लकड़ी का दरवाजा पूरी तरह से पिचक गया। प्रकाश की एक किरण दिखाई दी। दरार के माध्यम से वे खदान के अंदर की स्थिति देख सकते थे। उन्हें बदलो, पीछे हटो। फिर से फालक ने संक्षेप में आदेश दिया। कुछ हटे कट्टे आदमी तुरंत बाहर निकले और अपने उन साथियों की जगह ले ली जिनके हाथ झटके के कारण कांप रहे थे। पीछे हटो, पीछे हटो। तनिष्क ने ऊपर देखा और जल्दी से कहा। गड़गड़ाहट। कहने की जरूरत नहीं है कि ऊपर के सैनिकों ने लट्ठे को फिर से नीचे धकेल दिया। लेकिन जब वह गिरा तब तक सब कुछ फुट पीछे हट चुके थे। इस समय उनके पीछे के खनिकों को भी पता चल गया कि तनिष्क और अन्य लोग क्या योजना बना रहे थे। वे सभी उत्साहित थे। बेशक उनसे मदद की उम्मीद करना असंभव था। आक्रमण। गड़गड़ाहट। फिर से आक्रमण। गड़गड़ाहट। लगातार प्रभाव के कारण पूरा पहाड़ी गेट कांप रहा था। यदि कोई अंदर से देखता तो वह पाता कि लकड़ी के दरवाजे के चारों ओर की लोहे की कीलें बुरी तरह से गिर गई थीं। नीच लोग, चूहे, धिक्कार है। ऊपर के लोग पागल हो रहे थे। यदि नीचे के नीच लोगों ने वास्तव में दरवाजा तोड़ दिया तो हमलावर सीधे अंदर घुस आएंगे और वे निस्संदेह मारे जाएंगे। प्रतिशोध। क्या वे वास्तव में इन नीच लोगों के हाथों मरने वाले थे? वे अनिच्छुक थे, लेकिन अब वे केवल लोगों को दरवाजे पर लगातार हमला करते हुए देख सकते थे। तीर, कोई प्रभाव नहीं। लुढ़कने वाले लट्ठे, खैर इसने वास्तव में उनकी मदद ही की। पत्थर फेंकने वाले यंत्र। पिछले हमले में दुश्मन सैनिक पहले ही दीवार के ऊपर पहुंच चुके थे और उसे नष्ट कर दिया था। वज्र जैसा प्रहार। मजाक मत करो, यहाँ ऐसी चीज कैसे हो सकती है? क्या तुम तैयार हो? हाँ, आक्रमण। आह! जो लोग चिल्ला रहे थे वे पहले ही भूल चुके थे कि उन्होंने कितनी बार हमला किया था। इस समय उनकी आंखें केवल उस चरमराते हुए हिस्से पर टिकी थीं जो लगातार टूट रहा था। ये टूटने वाला था, ये टूटने वाला था। गड़गड़ाहट। युद्धवीर, जो लट्ठे के सबसे आगे हमला कर रहा था, ने महसूस किया कि उसका हाथ फिसल गया और वह अनजाने में लकड़ी के दरवाजे से टकरा गया। ठहरो। उसका कंधा एक बड़े हाथ ने मजबूती से पकड़ लिया। जब वह पीछे मुड़ा तो वह देवांश था। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और अजीब तरह से हंसे। ये टूट गया, ये टूट गया, हा। अचानक एक परमानंद भरी चीख सुनाई दी। ढालें इकट्ठी हुईं और सबने देखा कि लट्ठे का अगला सिरा हिलते हुए लकड़ी के दरवाजे के पार निकल गया है और उस पर लटका हुआ है। जहां तक लकड़ी के दरवाजे के दूसरे हिस्से का सवाल था, उसका आधा हिस्सा तिरछा था और केवल कुछ टूटी हुई टहनियां ही उसे थामे रखने की कोशिश कर रही थीं। तनिष्क ने एक नज़र डाली और निर्णायक रूप से कहा, धिक्कार है, किसका इंतजार कर रहे हो? लात मारो इसे। हा, सब मिलकर लात मारो, सब मिलकर। फालक हंसा और अपना पैर उठाया। धपाक धपाक धपाक। दर्जनों लोगों ने अपने पैर उठाए और अलग अलग दिशाओं से दरवाजे पर लात मारी। 1 लात, 2 लात। पल भर में लातों की परछाइयां उड़ने लगीं और यह एक शानदार नज़ारा था। चरमराहट, चरमराहट।
कोई नहीं जानता कि आखिरी लात किसने मारी, लेकिन लकड़ी के दरवाजे का वह मोटा और मजबूत आधा हिस्सा कुछ बार हिला और आखिरकार पीछे गिर गया। धूम, धरती कांप उठी और हवा में धूल उड़ने लगी। ये कितनी धुंधली लेकिन स्पष्ट दुनिया थी। ये गिर गया, ये सच में गिर गया। प्रकाश के देवता, आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। हा, हम बच गए। लकड़ी के दरवाजे का आधा हिस्सा गिरते देख भीड़ एक के बाद एक जयकारे लगाने लगी। बेशक और भी बहुत से लोग थे जिन्होंने चुपचाप आगे बढ़कर हमला किया। किसी को पता होना चाहिए कि उनके पीछे के सैनिक और करीब आते जा रहे थे। हालांकि क्या अंदर भागने पर जीवित रहने का कोई रास्ता होगा? जरूरी नहीं। उनमें से कई अभी अभी खदान के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। हालांकि इस समय भीड़ को इसकी परवाह नहीं थी। उन्हें एक ही दिशा में भागना था। थोड़ा और जीना अच्छा था। सूं सूं सूं, ऊपर से तीरों की वर्षा ने पल भर में भीड़ को ढक लिया। इस दूरी पर इतनी घनी भीड़ के साथ तीरंदाजों को लगभग निशाना लगाने की जरूरत नहीं थी और लोग गिरने लगे। हालांकि यह अब लोगों के ज्वार को नहीं रोक सका। इस समय खनिकों ने निडर भावना दिखाई और तीरों की वर्षा के बीच सीधे दरवाजे की ओर भागे। क्या तुम मूर्ख हो? उन अछूतों की परवाह मत करो। पीछे के सैनिकों को गोली मारो, एक कमांडर जैसे व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा। यह एक लाचार विकल्प था, लेकिन एक बुद्धिमानी भरा भी। चाहे कुछ भी हो, दरवाजा गिर गया। चूंकि वह गिर गया तो लोग अंदर आएंगे ही। इन बेकार खनिकों की तुलना में पीछे के सैनिक उनके मुख्य दुश्मन थे। तीरों की वर्षा की दिशा बदलने के बाद खनिक और भी खुशी खुशी भागे। पलक झपकते ही गेट पर लोग पहुंच गए। तनिष्क और अन्य लोगों के चेहरे के भाव इस समय अजीब थे। भीड़ को भागते हुए देखने के बाद उन्होंने एक दूसरे को देखा और सामूहिक रूप से एक तरफ कदम बढ़ाया, जिससे उनके अंदर जाने का रास्ता बन गया। सूं, भीड़ एक धारा की तरह थी। लकड़ी के दरवाजे के आधे हिस्से की चौड़ाई अभी भी बहुत अधिक थी, लेकिन इस समय ये स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं थी। भीड़ लगातार अंदर की ओर दब रही थी, जैसे कि यह किसी पाक का प्रवेश द्वार हो। तनिष्क ने अपनी नाक छुई। अहम, वह अंदर खतरा है। भीड़ कंधे से कंधा मिलाकर उमड़ती रही। जहां तक नजर जा सकती थी, हर तरफ खुशी से भरे चेहरे थे। चरमराहट। तनिष्क और अन्य लोगों की आंखें फटी रह गईं और उनकी आंखें लकड़ी के दरवाजे के उस आधे हिस्से का पीछा करने लगी जो अभी भी बचा हुआ था और इधर उधर हिल रहा था। बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं बाएं। धूम, भीड़ के दबाव में आधे अधूरे लकड़ी के दरवाजे ने कुछ सेकंड से भी कम समय तक संघर्ष किया और फिर एक जोरदार धमाके के साथ गिर गया। धिक्कार है, यह नहीं हो सकता। वर्तमान स्थिति की तुलना में, और फिर यह सोचते हुए कि उन्होंने इसे आधा गिराने के लिए अभी कितनी कड़ी मेहनत की थी, तनिष्क और अन्य लोगों को अचानक लगा कि वे कमजोर हैं। फुफकार फुफकार फुफकार। अंदर कुछ हुआ लगता था। जो भीड़ अंदर भागी थी वह अचानक लगातार चीखने लगी। वाह, तनिष्क ने लाचारी में अपने कंधे उचकाए। मैंने तुमसे कहा था कि यह खतरनाक है। तुम मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते? अंदर खदान के लंबे भलाधारी थे जिन्होंने उन्हें पहले बाहर खदेड़ा था। जब तनिष्क और अन्य लोगों ने लकड़ी का दरवाजा गिराया तो उन्होंने देखा कि दूसरे पक्ष ने पहले से ही एक घेरा बना लिया था और उनका इंतजार कर रहे थे। बेशक उनका मूल लक्ष्य अंत में अंदर आने वाले हमलावर सैनिक होने चाहिए थे, लेकिन उन्हें वापस लौटने वाले खनिकों को देखने की उम्मीद नहीं थी। मैं इसे कैसे कहूँ, ये भाग्य है। तनिष्क और अन्य लोग तुरंत आंखों में आंसू लिए एक तरफ हट गए। इन सैनिकों के लिए वे शायद इन बेकार खनिकों पर हमला करने के लिए तैयार न हों। लेकिन अब जब तीर कमान पर चढ़ गया था, यदि वे हमला नहीं करते तो उनका घेरा पल भर में टूट जाता। जहां तक उन खनिकों का सवाल है जो सबसे पहले अंदर भागे थे, वे वास्तव में अब पीछे हटना चाहते थे, लेकिन भीड़ उमड़ रही थी और उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था। तो अंत में दोनों पक्षों के बीच आखिरकार लड़ाई हुई। थोड़ी देर बाद लगभग आधी भीड़ बाहर निकल चुकी थी और तनिष्क और अन्य लोग सामूहिक रूप से शामिल हो गए। किसी भी स्थिति में वास्तव में यही एकमात्र रास्ता था। बेशक वे हमेशा नेतृत्व नहीं कर सकते थे। भलाधारियों की संख्या स्वाभाविक रूप से खनिकों जितनी नहीं थी और ऊपर के तीरंदाजों ने सहायता प्रदान नहीं की, इसलिए लगातार पीछे हटने के कारण घेरा पहले से ही टूटने की कगार पर था। ये खनिकों द्वारा अपनी जान बचाने के लिए भागने का परिणाम था। अन्यथा यदि वास्तव में कोई असली लड़ाई छिड़ती तो पीछे के सैनिकों के आने से पहले ही वे मारे गए होते। वाह, ये बहुत डरावना है। तनिष्क और अन्य लोगों ने संघर्ष कर रहे सैनिकों को सहानुभूति से देखा और आसानी से उनके बगल से निकल गए। चलो खदान की ओर चलते हैं। फालक सबको पहाड़ के सामने ले गया। ये शुरू से ही उनकी योजना थी। हमलावर सैनिक निश्चित रूप से अंदर लड़ने में सक्षम होंगे, इसलिए यदि वे बाहर रहते तो उन्हें मार दिया जाता। केवल खदान में वापस जाने का रास्ता खोजकर ही उनके पास जीवित रहने का मौका होता। जीवित रहने के दो तरीके थे। पहला, खदान पर कब्जा करने के बाद सैनिक खनिकों को नहीं मारेंगे। ये संभव था, आखिर खनिक मिलना बहुत मुश्किल था।
बेशक अगर सैनिक उनके पिछले कार्यों से नाराज हो गए और उन्होंने मारने का विकल्प चुना, तो वे केवल जीवित रहने के दूसरे तरीके की उम्मीद कर सकते थे, जो कि खदान थी। बूढ़े बिल ने कहा था कि पहाड़ को पहले खोला गया था, हालांकि इसे बाद में बंद कर दिया गया था, फिर भी उन्हें सफाई करने के बाद बाहर निकलने में सक्षम होना चाहिए। बेशक यह अधिक जोखिम भरा था क्योंकि कोई भी विशिष्ट स्थिति नहीं जानता था। यही कारण था कि तनिष्क और फालक ने बूढ़े बिल को देखते ही अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया। बूढ़ा बिल खदान से बहुत परिचित था, वह आंखें बंद करके भी रास्ता ढूंढ सकता था। वही खदान है। तनिष्क और अन्य लोगों के कहने का मतलब समझने के बाद बूढ़े बिल ने जल्दी से स्थान की ओर इशारा किया। लेकिन मैं केवल रास्ता जानता हूँ, मुझे खदान के बंद होने की स्थिति नहीं पता। वह जगह पहले ही छोड़ दी गई है। इतना काफ़ी है। तनिष्क ने प्रसन्न होकर सिर हिलाया। यह उनकी उम्मीदों के भीतर था। जल्दी से जगह ढूंढ पाना ही काफ़ी था। जल्द ही वे खदान के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। बेशक वे स्वाभाविक रूप से अभी अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें पहले सैनिकों के रवैये की पुष्टि करनी थी। इस समय खदान में अफरा तफरी मची थी। खनिकों के प्रवेश करने के बाद वे सोचने लगे कि आगे क्या किया जाए। अंत में उनमें से अधिकांश खदान से बाहर आ गए। ऐसा नहीं था कि उन्होंने रास्ता बंद करने के बारे में सोचा था, लेकिन घाटी से बाहर निकलने का यही एकमात्र रास्ता था। खनिकों की बाधा के बिना और प्रवेश द्वार के बिना हमलावर सैनिक जल्दी से खदान में घुस गए। खदान के कुछ सैनिकों ने अंत तक लड़ने का विकल्प चुना, जबकि अन्य लगातार खदान की ओर पीछे हटते रहे। लानत है। तनिष्क और फालक ने एक दूसरे को देखा। अगर वे इन लोगों को आने देते तो यह अजीब होता अगर हमलावर सैनिक उन्हें नहीं मारते। फालक ने एक गहरी सांस ली और कुछ कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही वह तैयारी कर रहा था, दूर से एक आवाज़ आई। खदान के दोस्तों, हम उन सैनिकों को नहीं आने दे सकते, वरना वे हमें भी फंसा देंगे। हमें उन्हें पकड़ना होगा और नए खदान मालिक को देना होगा। केवल तभी हम अपनी जान बचा सकते हैं। धिक्कार है, एक समझदार आदमी। तनिष्क ने आवाज़ की दिशा में दिल से अंगूठा दिखाया। अगर कोई और यह कहता तो यह निश्चित रूप से फालक की तुलना में अधिक प्रभावी होता। आखिर उन्होंने पहले खनिकों को मारा था और यह अपरिहार्य था कि इसका उल्टा असर होता। हाँ, हम उन्हें आने नहीं दे सकते। धिक्कार है, उन्होंने अभी हमें मारा था। अब बदला लेने का समय है। अराजक चीखों के बीच अधिक से अधिक खनिकों ने जवाब दिया। बदला लेना एक संतोषजनक चीज़ थी। जब तक कोई नेतृत्व करता, इसका प्रभाव निश्चित रूप से लोहे जैसा मजबूत होता। अंत में सभी खनिक खदान के बाहर इकट्ठा हो गए, अपने हथियार थामे और घबराए हुए खदान सैनिकों का सामना करने लगे। खदान के सैनिक इस समय वास्तव में हक्के बक्के रह गए थे। क्या हो रहा था? क्या ये वही ईमानदार खनिक थे जो पीटने या गाली देने पर भी जवाबी हमला नहीं करते थे? धिक्कार है, क्या तुम मरना चाहते हो? एक सैनिक अपनी कटार लहराते हुए 2 कदम आगे बढ़ा। यदि यह कोई और समय होता तो ये खनिक निश्चित रूप से पीछे हट जाते और दया की भीख मांगते। लेकिन इस समय जैसे ही सैनिक की आवाज़ शांत हुई, बिखरे बालों वाला और पैरों में बेड़ियों वाला एक बड़ा आदमी बाहर आया और फिर सीधे अपने भाले से वार किया। धिक्कार है, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम ही ने मेरे भाई को मारा था। ये कौन है? मैंने उसके भाई को मार दिया। सैनिक चौंक गया। बिना सोचे समझे उसने जल्दी से अपना बचाव करने के लिए अपनी कटार उठाई। लेकिन भाला वास्तव में एक धोखा था। जब वह सैनिक से टकराने वाला था तो उसने हवा में हल्का सा आधा चाप बनाया और फिर तुरंत गति पकड़ी, सैनिक के गले को भेद दिया। भाई, मैंने आखिरकार तुम्हारा बदला ले लिया। भाले वाले उस बड़े आदमी ने भाला फेंक दिया और अपना चेहरा ढककर रोने लगा। बदला? हमें बदला चाहिए। ये तुम ही हो, छिपो मत। मुझे याद है, तुमने मेरे पिता को मारा था। बेचारे 70 साल के थे, लेकिन तुमने उन्हें पीट पीट कर मार डाला। भाले वाले उस बड़े आदमी से प्रभावित होकर खनिक उत्तेजित हो गए और उग्र रूप से निंदा करने के लिए लगातार आगे बढ़ते रहे। खदान के सैनिक संख्या में कम थे और उन्होंने बहुत से बुरे काम किए थे। इस समय भीड़ को धार्मिक आक्रोश के साथ ऊपर आते देख वे पीछे हटने से खुद को नहीं रोक सके। वाह फालिक, तुम सच में कमाल हो। यह अभिनय अद्भुत है। ओह, तुम तो रो रहे हो। तनिष्क ने बिखरे बालों वाले फालिक से सहानुभूति जताई। नहीं, हवा और रेत मेरी आंखों को अंधा कर रहे हैं। फालक उदासी में अपनी आंखें मलता रहा। उद्धरण चिन्ह 99। हथियारों के टकराने की छिटपुट आवाजें धीरे धीरे गायब हो गईं। इस बिंदु पर खदान में युद्ध शांत हो गया था। अपनी पूरी ताकत से विरोध करने वाले अधिकांश रक्षक सैनिक मारे गए थे। वास्तव में इस युद्ध का परिणाम तभी तय हो गया था जब तनिष्क आर्यावर्धन ने लकड़ी का दरवाजा तोड़ा था और सभी खनिक अंदर घुस आए थे। हमलावर सैनिकों ने दरवाजे की बाधाओं को साफ करने के बाद सीधे खदान के पिछले हिस्से का रुख किया। लेकिन जल्द ही वे रुक गए क्योंकि उनके सामने एक बहुत ही अजीब दृश्य था। भागने वाले सैनिकों का रास्ता खनिकों की घनी भीड़ ने रोक रखा था। मजाक देख रहे हमलावर सैनिकों की तुलना में घिरे हुए सुल्तान के सैनिक कहीं अधिक घबराए हुए थे।
किस मूर्ख को इन खनिकों को हथियार देने का विचार आया था। उनका भागने का रास्ता कट चुका था और घाटी 3 तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई थी। उन्होंने आखिरकार 2 तरफ से हमले और कोने में फंसने के एहसास का अनुभव किया। ये गतिरोध तब तक बना रहा जब तक पीछे से सैनिकों का कमांडर नहीं आ गया। वह बिना दाढ़ी वाला एक आदमी था जिसने बड़े पत्तों वाले मछली के शल्क जैसा कवच पहना था। निस्संदेह उसके आने का मतलब था कि खदान का अगला हिस्सा पूरी तरह से नियंत्रण में था। उस आदमी ने वर्तमान स्थिति को देखा और एक पल के लिए दंग रह गया। फिर वह हंसा और बोला, क्या तुम लोग कोई नाटक कर रहे हो? हाँ, बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, जारी रखो। केरी, ये तुम हो? क्या तुम्हारा होगन परिवार ऐसा करने के लिए हमारे सुल्तान राजा के प्रतिशोध से नहीं डरता? सैनिकों की भीड़ से गुस्से से भरा चेहरा लिए एक मोटा आदमी बाहर निकला। तनिष्क ने इस आदमी के बारे में पहले सुना था। वह इस खदान का मालिक था। ओह, ये तो फ्रैक है। केरी नाम के उस आदमी ने अपने होंठ सिकुड़े और मजाक उड़ाया। तुम बहुत दूर की सोच रहे हो। तुम्हें इन खनिकों के प्रतिशोध की चिंता करनी चाहिए। हाँ, तुम। फ्रैक का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। अपने ही खनिकों से घिरे होने से ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता था। श्रीमान, नमस्कार। इस समय बेड़ियों वाला एक खनिक भीड़ से बाहर निकला और केरी के सामने झुक गया। मैं यहाँ एक खनिक हूँ, मैं अधिपति होगन की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। मैं भी, हम भी। खनिकों ने अपने हाथ हवा में उठाए और उनके शोर से माहौल गूंज उठा। हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा। अगर वह हमारे लिए काम करने को तैयार है तो ये स्वाभाविक रूप से एक अच्छी बात है। केरी जोर से हंसा और फिर फालिक की ओर इशारा करते हुए बोला, तो अभी इस मोटे सुअर को मारने में मेरी मदद करो। केरी, तुम बहुत आगे निकल गए हो। फ्रैक के चेहरे का रंग उड़ गया और वह जल्दी से सैनिकों के पीछे हट गया। हालांकि वह खदान का सर्वोच्च नेता था, लेकिन वह केवल प्रशासनिक मामलों को संभालने के लिए जिम्मेदार था। जब लड़ने की बात आती थी तो वह बिल्कुल अनाड़ी था। यह खनिक हिचकिचाया। स्वाभाविक रूप से हर कोई फ्रैक को मारने के लिए तैयार था। आखिरकार उन्होंने उसके हाथों बहुत दुख झेले थे। हालांकि फ्रैक के आसपास अभी भी बहुत सारे सैनिक थे। इस तरह सीधे हमला करना खतरनाक होता। क्या हुआ? क्या कोई समस्या है? केरी ने अपनी आंखें सिकुड़ी और उसके चेहरे पर अंधेरा छा गया। अरे नहीं। जो खनिक पहले बाहर निकला था उसने जल्दी से अपना हाथ हिलाया, फिर अपने दांत पीसते हुए पीछे की ओर चिल्लाया, भाइयों, हम अब केवल खदान मालिक को मारकर ही बच सकते हैं। इस मोटे सुअर के पास जीवित रहने का रास्ता है। सब मेरे साथ आओ। ठीक है, चलो, हम बहुत सारे हैं, कोई समस्या नहीं होगी। अकेले लड़ने की खनिक की हिम्मत नहीं थी। हालांकि स्थिति का फायदा उठाकर पीठ में छुरा घोंपना अभी भी संभव था। हालांकि तनिष्क ने इस तरह नहीं सोचा। उसने जल्दी से धीमी आवाज में कहा, यह आदमी किसी नेक इरादे से नहीं आया है। सब लोग खदान के अंदर पीछे हटने के लिए तैयार हो जाओ। तनिष्क का तर्क सरल था। पहले उन्हें खदान से बाहर निकाला गया था। हालांकि उनकी युद्ध शक्ति सीमित थी, फिर भी उन्होंने बहुत से लोगों को मारा था, खासकर उनकी छोटी टीम ने। हालांकि केरी ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। वह ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे वह इसे भूल गया हो। एक सेना का नेतृत्व करने वाले जनरल के लिए यह बहुत ही अनुचित था। इसलिए सबसे बड़ी संभावना ये थी कि केरी उन्हें एक दूसरे से लड़ते हुए देखना चाहता था ताकि वह आसानी से लाभ उठा सके। फालिक युद्ध के मैदान में पैदा हुआ था और एक अधिकारी भी था। स्वाभाविक रूप से वह तनिष्क की बात समझ सकता था। उसने सिर हिलाया और आदेश दिया। इस समय गुस्से में भरे खनिक फिर से आगे बढ़े। खदान के सैनिकों के पास अब पीछे हटने की कोई जगह नहीं थी। हालांकि कुछ लोग चिल्लाए कि दूसरी पार्टी के बहकावे में न आए, लेकिन खनिकों ने उनके पुराने कुकर्मों के कारण उनकी बातों को अनसुना कर दिया। थोड़ी देर बाद युद्ध फिर से शुरू हो गया। नुकसान की स्थिति में रहे सैनिकों को बीच में घेर लिया गया और उनकी बुरी तरह पिटाई की गई। अधिपति होगन के सैनिक बड़े चाव से देख रहे थे। हर बार जब खदान के किसी सैनिक को पीट पीट कर मार दिया जाता तो वे ठहाके लगाकर हंसते। हम आत्मसमर्पण करते हैं। सैनिकों के बीच मौजूद कुछ अच्छे कपड़े पहने प्रबंधक दबाव सहन नहीं कर सके। उन्होंने अपने सफ़ेद रुमाल लहराए और आत्मसमर्पण की पुकार लगाई। इन सैनिकों में अभी भी लड़ने की शक्ति थी। संक्षिप्त युद्ध में खनिकों ने पहले ही बहुत से लोगों को खो दिया था। जब उन्होंने दूसरी तरफ से आत्मसमर्पण की आवाज़ सुनी तो खनिकों ने राहत की सांस ली। उन्होंने अपने हाथ ढीले किए और केरी की ओर देखा। उम्मीद के उलट केरी ने ऐसे व्यवहार किया जैसे उसने उन्हें सुना ही न हो। वह अभी भी मुस्कुरा रहा था और खदान के सैनिकों की दयनीय स्थिति को देख रहा था। इस समय चुप रहना भी एक रवैया था। वह उन सबको मारने वाला था। खनिकों के पास अपनी तलवारों से फिर से हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। खदान के सैनिक हताश थे। वे जानते थे कि आज उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये सोचकर वे एक शोक संतप्त सैनिक की आभा के साथ उभरे और खनिकों के साथ मौत की लड़ाई शुरू कर दी। एक पल के लिए पलड़ा उनके पक्ष में था।
बेशक ये बढ़त ज्यादा देर तक नहीं चल सकती थी। खनिकों की संख्या बहुत ज्यादा थी। जब एक तलवार निकलती तो 7-8 हथियार उस पर हमला कर देते। धीरे धीरे खदान के और भी सैनिक गिरने लगे। ठीक नहीं है, पीछे हटो। तनिष्क, जो किनारे पर घूम रहा था, चिल्लाया। वह तुरंत युद्ध के घेरे से बाहर निकला और खदान की ओर भागा। पता चला कि जब युद्ध समाप्त होने वाला था तब हमलावर सैनिक चुपचाप फैल गए थे और उन्हें दोनों तरफ से घेर लिया था। फालिक और अन्यों को पता था कि क्या हो रहा है। जब उन्होंने तनिष्क की चेतावनी सुनी तो दर्जनों लोग तुरंत एक साथ पीछे हटे और पागलों की तरह भागने लगे। अरे, उन्हें पकड़ो! केरी ने भौहें सिकुड़ी और हाथ हिलाकर सैनिकों को दोनों तरफ से पीछा करने का आदेश दिया। सब भागो, ये सैनिक हम सबको मारने वाले हैं। तनिष्क ने स्थिति देखी और तुरंत अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। उसने ऐसा दयावश लोगों को बचाने के लिए नहीं किया था, बल्कि इसलिए किया था क्योंकि उन्हें इन खनिकों की जरूरत थी ताकि वे पीछा करने वाले सैनिकों का ध्यान भटका सकें। बेशक इसे परोक्ष रूप से कुछ लोगों की जान बचाने के रूप में भी माना जा सकता था। तनिष्क की चिल्लाहट सुनकर खनिक, जो पागल हो गए थे, दंग रह गए। जब उन्होंने आखिरकार सैनिकों को दोनों तरफ से घेरते हुए देखा तो वे तुरंत घबरा गए। सब लोग डरो मत, मारना जारी रखो, मैं बस सैनिकों को भागने से रोक रहा हूँ। हाँ, जो अब भागेंगे अगर बाद में पकड़े गए तो मुझे उन्हें मारने के लिए दोष मत देना। केरी के चेहरे के हाव भाव बदल गए और उसने जल्दी से प्रतिक्रिया दी और चिल्लाया। ये बहाना बहुत ही लचर था क्योंकि खनिक पहले ही सैनिकों को 3 परतों में घेर चुके थे। भागने की कोई संभावना कैसे हो सकती थी? हालांकि अभी भी कुछ लोग थे जिन्होंने विश्वास किया, या यूं कहें कि अभी भी कुछ लोग थे जिन्होंने विश्वास किया, क्योंकि अगर वे खदान में प्रवेश करते तो वह एक बंद रास्ता होता। इसलिए वे केरी के चरित्र पर दांव लगाना बेहतर समझते थे। बेशक अभी भी कुछ लोग थे जो समझ गए थे। जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें धोखा दिया गया है तो वे तुरंत भीड़ से अलग हो गए और भाग गए। यहाँ तक कि अंदर के सैनिकों ने भी अवसर का लाभ उठाया और जल्दी से बाहर निकल आए, सीधे खदान की ओर बढ़ गए। लानत है, मारो मारो मारो! केरी की मुस्कान अब उसके चेहरे पर नहीं थी। पकी हुई बत्तख इस तरह हाथ से निकल गई थी। अगर वे इन लोगों को खदान में भागने देते तो भविष्य में उन्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ती। इस समय तनिष्क और बाकी लोग पहले ही उस खदान तक पहुंच चुके थे जो पहले पहाड़ से जुड़ी हुई थी। अचानक उनके पीछे से खून जमा देने वाली चीखें आईं। सभी ने अपना सिर घुमाया और देखा कि दोनों तरफ के सैनिकों ने खनिकों को घेर लिया था और तुरंत अपने कसाई चाकू उठा लिए थे। आह! किसी ने आह भरी। हालांकि उन्होंने इस स्थिति की उम्मीद की थी, लेकिन ये लोग खुद इसके जिम्मेदार थे। हालांकि जब उन्होंने सैनिकों को उन स्तब्ध खनिकों को ऐसे काटते हुए देखा जैसे वे मुर्गियों को काट रहे हों, तो उन्हें अपने दिल में थोड़ा दुख महसूस हुआ। खनिक अभी भी कीमती थे। अगर इस बार हमलावर सैनिकों का कमांडर फ्रैग जैसा कोई होता तो वे अपनी जान बचाने में कामयाब हो सकते थे। हालांकि इस बार कमांडर एक जनरल था। खनिकों को अपने सैनिकों को मारते हुए देखने के बाद वह इसे कैसे सहन कर सकता था? चलो! तनिष्क ने अपना सिर हिलाया और बिल को खदान में ले गया। हर कोई अपना सिर घुमाकर उसके पीछे हो लिया। वे उस नज़ारे को सहन नहीं कर पा रहे थे। पहाड़ खदानों से भरा हुआ था, जैसे रात के आकाश में तारे। इसलिए जब तक वे यहाँ पहले पहुँचते वे बिना किसी समस्या के प्रवेश कर पाते। दूसरी ओर पीछा करने वाले सैनिक कुछ हिचकिचा रहे थे। हालांकि खदान का केवल एक प्रवेश द्वार था, लेकिन वहाँ शाखाएं इतनी थीं जितने बैल के शरीर पर बाल। बिना सोचे समझे अंदर घुसने का कोई फायदा नहीं होता। लगभग 10 मिनट के बाद दौड़ने, चिल्लाने और खून जमा देने वाली चीखें सब गायब हो गईं और खदान में सन्नाटा छा गया। अधिपति होगन के सैनिकों ने आखिरकार खदान पर कब्जा कर लिया था, लेकिन केरी का चेहरा उदास था और वह बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था। वे खनिकों की लाशों के ढेर को पार कर उस पहाड़ पर आए जो खदानों से भरा था। कम से कम 500 लोग खदान में भाग गए थे। अगर उन्होंने इन लोगों को नहीं ढूंढा तो खदान काम नहीं कर पाएगी। जाओ और मेरे लिए खदान का नक्शा लाओ। जी। स्वाभाविक रूप से खदान में हर सुरंग का रिकॉर्ड था। ये खदान के वितरण का विश्लेषण करने और लोगों को खोने से बचाने के लिए था। केरी ने पीछा करने वाले सैनिकों की ओर देखा और भारी आवाज में पूछा, वह मोटा सुअर किस सुरंग में गया? अभी। जब खनिक अभी भी सुन्न थे, फ्रैग भी सैनिकों के साथ भाग गया था। श्रीमान, ये वाली। एक सैनिक बाहर आया और उसने एक सुरंग की ओर इशारा किया। केरी ने सिर हिलाया और दुष्टता से कहा, जवानों, इस सुरंग में प्रवेश करने के लिए 500 लोगों को तैयार करो और इसके इंच इंच की तलाशी लो। रुकने के बाद केरी ने भौहें सिकुड़ी और अपने पैरों के नीचे देखा। आसपास के सैनिकों ने भी सदमे में नीचे देखा। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके पैरों के नीचे बहुत सी चींटियां हों और वे थोड़े कांप रहे थे। फिर उनके सामने का पहाड़ हिलने लगा और कुछ पत्थर गिरने लगे। वे खड़खड़ाहट की आवाज़ के साथ जमीन पर गिरे, फिर थोड़ा लुढ़के और लुढ़कते रहे। पीछे हटो, जल्दी पीछे हटो। केरी को लगा जैसे कुछ याद आया हो। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और उसकी आवाज़ थोड़ी तीखी हो गई।
धपाक, जमीन जोर से हिलने लगी और कुछ सैनिकों ने अपना संतुलन खो दिया और दयनीय स्थिति में जमीन पर गिर पड़े। डिंग 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 डिंग। भूकंप, गड़गड़ाहट, विशाल पहाड़ भी हिलने लगा और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ की सतह पर चक्की के आकार के पत्थर खुशी से नाचने लगे। इस असामान्य दोपहर में जमीन से अचानक एक हिंसक ऊर्जा फूटी, जिससे पहाड़ ढहने लगे और धरती धंस गई, जिससे सभी जीवित प्राणी डर से कांपने लगे। गहरी और संकरी अंधेरी सुरंग में यहाँ वहाँ मिट्टी और पत्थरों के ढेर थे, चमकते और मंद पड़ते पत्थर। सतह से बहुत दूर इस जगह पर शांत वातावरण ने जैसे सारी जिंदगी निगल ली थी। अचानक धपाक, सुरंग में पत्थरों के गिरने की आवाज़ दूर और पास से सुनाई दे रही थी, जो गूंज रही थी। फिर बारीक और छोटी आवाज़ों का एक सिलसिला शुरू हुआ, जैसे रेत गिर रही हो। तनिष्क ने अपने शरीर से मिट्टी और पत्थर हटाने के लिए अपना हाथ हिलाया। उसने खाली नज़र से चारों ओर देखा। यह क्या हो रहा है? सही है, हमने खदान में प्रवेश किया था। बिल के मार्गदर्शन में वे 10 मिनट से अधिक समय तक चले और खदान में कई उतार चढ़ाव से गुजरे। फिर उनके पैरों के तलवे कांप उठे और दुनिया उनके चारों ओर घूमने लगी। सब कुछ काला हो गया। हाँ, यही था। उसने अनजाने में अपना माथा छुआ। वहाँ एक बड़ा उभार था और ऐसा लग रहा था कि वह टूट गया है, लेकिन वहाँ पहले ही एक निशान बन गया था। भूकंप। तनिष्क कराह उठा। लानत है, उसे लगा था कि आज सुबह के भूकंप में कुछ गड़बड़ है। आधा दिन बीत चुका था, लेकिन फिर भी वह इससे बच नहीं पाया। वह लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और उसके पूरे शरीर में जलन जैसा दर्द हो रहा था। कुछ पहले के पुराने घाव थे और कुछ नई रगड़ें थीं। अपने शरीर को छूने के बाद तनिष्क ने राहत की एक लंबी सांस ली और उसका मूड काफ़ी बेहतर हो गया। बुरा नहीं है, वह अभी भी जीवित था और उसके अंग अभी भी सलामत थे। ये सच में अच्छा था। इस तरह के वातावरण में भूकंप से जीवित बच पाने पर तनिष्क संतुष्ट था। धपाक, अचानक तनिष्क से कुछ ही दूरी पर मिट्टी के ढेर से एक हाथ बाहर निकला। वाह, सच में ऐसा लगा जैसे फिल्मों के खलनायक पूरी तरह मरे नहीं थे। तनिष्क ने अपना सिर घुमाया और उधर देखा। वह अपनी आहें नहीं रोक सका। उसके दिमाग में बुरे विचार कौंधे और तनिष्क उधर चला गया और मिट्टी के ढेर के ऊपर की मिट्टी की परत हटाने लगा। स्वाभाविक रूप से नीचे वाला व्यक्ति कोई खलनायक नहीं था। ये पहले के समूह के लोगों में से एक ही हो सकता था। धड़ाम, तनिष्क ने एक आकृति को मूली की तरह बाहर खींच लिया। हालांकि उस व्यक्ति का चेहरा मिट्टी से ढका हुआ था, फिर भी वह उसके चेहरे की कोमलता से पहचान सकता था कि वह मिशा थी। बॉस, ठीक है, बुरा नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब नहीं हुआ है। तनिष्क ने सिर हिलाया और उसे देखा। बधाई हो, सारे अंग सलामत हैं। अरे मिशा, जो अभी अभी टीले से बाहर निकली थी, थोड़ी दंग रह गई। ठीक है, अपनी चोटों की जांच करो। अगर कोई बड़ी समस्या नहीं है तो जल्दी करो और बाकी लोगों को खोजने में हमारी मदद करो। तनिष्क का लहजा अब बहुत सहज था क्योंकि उसे जीवन और मृत्यु देखने की आदत थी। उसने पहले ही अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता हासिल कर ली थी। हालांकि वह ये नहीं सोचना चाहता था कि देवांश और अन्यों के साथ क्या हुआ था। धपाक धपाक धपाक, एक के बाद एक और भी लोग जागे बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगे। ये सभी लोग मिशा की तरह भाग्यशाली थे। पिछले भूकंप के दौरान केवल मिट्टी की परत और गिरने वाले पत्थरों ने उनके महत्वपूर्ण अंगों को चोट नहीं पहुंचाई थी, इसलिए बेहोश होने के बाद वे प्रतिक्रिया देने में सक्षम थे। फालिक, युद्धवीर, देवांश, बूढ़ा बिल, लुका, हैरी। पहले टीम में 30 से ज़्यादा लोग थे। अब पिछले 15 मिनटों में 10 से ज़्यादा लोग बाहर आ चुके थे। तनिष्क की आंखें पहले ही बादाम के आकार में बदल चुकी थीं। उसने अपना पीप झांकने का कौशल सक्रिय किया और अपने आसपास का जायजा लिया। तुम लोग यहाँ खुदाई करने आए हो। मिशा और देवांश यहाँ आओ। वहाँ भी। हाँ, ठीक तुम्हारे पैरों के नीचे। सब लोग शुरू से ही साथ चल रहे थे, इसलिए उन्हें ढूंढना आसान था। फिर भी सब लोग तनिष्क को हैरानी से देख रहे थे। इतने अंधेरे वातावरण में वह कैसे बता सकता था कि लोग कहाँ हैं। हालांकि उन्हें संदेह था, लेकिन तनिष्क के भावशून्य चेहरे को देखकर उन्होंने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और निर्देशों के अनुसार खुदाई शुरू कर दी। 1, 2, जैसे जैसे उनके ज़्यादा से ज़्यादा साथी बाहर निकाले जा रहे थे, वे तनिष्क को ऐसे देख रहे थे जैसे वे प्रकाश के देवता को देख रहे हों। देवता की स्तुति हो, ये वास्तव में एक चमत्कार था। आधे घंटे बाद सब आखिरकार फिर से इकट्ठा हो गए। बेशक उनमें से कुछ लेटे हुए थे। सुरंग में कई नुकीले और भारी पत्थर थे जो भूकंप में बहुत घातक साबित हुए थे। फालिक और युद्धवीर के 5 लोग मारे गए थे और 3 गंभीर रूप से घायल थे। धूसर क्षेत्र का एक सदस्य मारा गया था और एक गंभीर रूप से घायल था। मृतकों को एक साथ रखा गया और हर कोई चुपचाप किनारे खड़ा हो गया। टिमटिमाते शीशे के पत्थर ने तनिष्क के चेहरे को रोशन किया। उसने बेजान सदस्य को बिना कुछ कहे देखा। इस व्यक्ति का नाम क्या था? ओह, फेलिक्स, इसका मतलब खुश या भाग्यशाली था। भाग्यशाली।
तुम फिर से भाग्यशाली क्यों नहीं हो सके? तुम इतने दिनों तक पीछा किए जाने के बाद भी जीवित रहे। मुझे अभी तुम्हें बहुत कुछ सिखाना है। तुम अभी नायक नहीं बने हो। मैं तुम्हें अभी वापस नहीं ले गया हूँ। ये पहली बार था जब धूसर क्षेत्र ने एक सदस्य खोया था। वह दुश्मन के हाथों नहीं मारा गया था, बल्कि भूकंप में मारा गया था। दूसरे शब्दों में, उन्हें बदला लेने के लिए कोई नहीं मिल सकता था। बॉस, देवांश लाल आंखों के साथ पास आया। दफनाने के लिए गड्ढा तैयार है। ठीक है, तनिष्क ने धीरे से सिर हिलाया। वह नीचे झुका और फेलिक्स के शरीर की तलाशी ली और एक छोटी तलवार निकाली। उसने उसे देखा, अपने शरीर के पास रखा और अपना हाथ हिलाया। उसे दफना दो। कब्र उनके पास ही थी और उसे पत्थरों से ढक दिया गया था ताकि शरीर के सड़ने से पहले चूहों जैसे जमीनी जीव उन्हें न काटें। 6 लोगों को कंधे से कंधा मिलाकर रखा गया और हर कोई 3 मिनट तक चुप रहा। उन्हें पत्थरों से दफनाया गया और फिर मिट्टी से ढक दिया गया। इस मामले से निपटने के बाद सब धीरे धीरे शांत हो गए। जो मर गए थे वे चले गए और जीवित लोगों को जीना जारी रखना था। अगर उन्होंने अपनी वर्तमान स्थिति को सुझाने का रास्ता नहीं सोचा तो यह एक समस्या होगी कि उन्हें दफनाने वाला कोई होगा भी या नहीं। जिस जगह से हमने खुदाई की है वह सामने वाले पहाड़ की तलहटी में है। भूकंप के बाद वह जगह जरूर प्रभावित होगी। इससे भी बुरी बात यह है कि हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि आगे खदान का क्या होगा। बिल ने लाचारी में अपना बायां हाथ फैलाया। उसका दाहिना हाथ अभी भूकंप में टूट गया था। वापस जाने के बारे में क्या ख्याल है? क्या वापस जाना संभव है? फालक ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, बाहर के लोगों को अभी भूकंप के बारे में पता चल गया होगा। भले ही खदान नष्ट हो गई हो, वे अभी भी वहां पहरा नहीं दे सकते। असंभव। बिल ने अपना सिर हिलाया। खदान के अगले हिस्से में सबसे ज्यादा खुदाई हुई है और वहां बहुत सारी सुरंगें हैं। वह निश्चित रूप से वह जगह होगी जहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ होगा। अब वह पूरी तरह से बंद हो गई होगी। ये स्पष्ट था, जितने ज्यादा छेद होंगे भौगोलिक संरचना उतनी ही ढीली होगी। तो हम अपनी मूल योजना पर टिके रहेंगे और आगे बढ़ना जारी रखेंगे। तनिष्क ने फैसला किया। स्वाभाविक रूप से किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। जीवित रहने का यही एकमात्र तरीका था। हालांकि यह मूल रूप से सुचारू दिखने वाला रास्ता अब बहुत सुचारू नहीं था। भूकंप के कारण मूल खदान सुरंग भटक गई थी। बेशक चूंकि उनके साथ बिल था, यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी। मुख्य समस्या पत्थर थे। ऊपर से गिरने वाले ये पत्थर आड़े तिरछे पड़े थे, जिससे सबका रास्ता रुक गया था। कुछ पत्थर ज्यादा ऊंचे नहीं थे और वे उनके ऊपर से गुजरने में सक्षम थे। हालांकि कुछ पत्थर इस कदर जमा हो गए थे कि वहां केवल कुछ ही दरारें बची थीं। उन्हें मुश्किल से गुजरने से पहले दरारों को धीरे धीरे हथियारों से खोलना पड़ता था। इस तरह जिस रास्ते में पहले केवल आधा घंटा लगता था, अब उसमें 2 घंटे या उससे भी ज्यादा समय लग रहा था। हालांकि अगर यह सच में केवल समय की बात होती तो सब अभी भी बहुत तैयार थे। दुर्भाग्य से ठीक नहीं है। तनिष्क ने अपनी आंखें सिकुड़ी और जल्दी से कुछ पत्थरों के पास गया। यह एक विशाल चट्टान थी जो ऊपर से गिरी थी। इसने रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया था और आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। धपाक धपाक धपाक। अपनी हथेली पर भारी दबाव महसूस करते हुए तनिष्क का चेहरा काला पड़ गया। यह विशाल चट्टान कम से कम 1 हाथ मोटी थी। इस समय फालक और बाकी लोग भी वहां पहुंच चुके थे। जब उन्होंने विशाल चट्टान देखी तो उनके चेहरे के भाव बदल गए। थोड़ी जांच करने के बाद वे भी उसी निष्कर्ष पर पहुंचे जिस पर तनिष्क पहुंचा था। अब हम क्या करें? युद्धवीर ने अपने हाथ मलते हुए कड़वे चेहरे के साथ कहा। देवांश ने पूछा, क्या हम इसे काटने के लिए हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल ने निराशा में अपना सिर हिलाया। वह असंभव है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास लड़ने की ऊर्जा है, लेकिन यह एक चट्टान है। यह इतनी मोटी है कि इसे काटा नहीं जा सकता। अतीत में इसी वजह से खदान की एक शाखा को छोड़ना पड़ा था। तो क्या होगा अगर हम इसके चारों ओर जाने के लिए किनारे से एक सुरंग खोदें? तनिष्क ने सुरंग के बगल वाली दीवार को छुआ और पूछा। वह काम नहीं करेगा। बिल ने आह भरी। उसका झुर्रियों वाला चेहरा उलझन में था। चट्टानों को तोड़ना आसान नहीं है। एक बार जब वे दिखाई देती हैं तो वे पूरी होती हैं। इस चट्टान का घुमाव देखो। अगर हम इसे इसी तरह आगे बढ़ाना जारी रखते हैं तो ये कम से कम 10 हाथ लंबी होगी। अगर हम इस तरह खोदते हैं तो काम बहुत बड़ा हो जाएगा। हमारे पास इतना समय नहीं है। सब अचानक समझ गए। वे फिलहाल दोपहर के भोजन के लिए काली ब्रेड खा रहे थे। भले ही उनके पास भूख की सीमा हो, वे ज्यादा से ज्यादा कुछ दिनों तक ही खुदाई कर पाएंगे। कौन गारंटी दे सकता था कि वे इस समय में सुरंग खोद पाएंगे? कौन गारंटी दे सकता था कि भविष्य में ऐसी ही समस्याएं नहीं आएंगी? ये सोचकर सब चुपचाप किनारे बैठ गए। क्या वे आखिरकार एक बंद रास्ते पर पहुंच गए थे? चटाक। अचानक बिल ने अपनी जांघ पर हाथ मारा और उछल पड़ा। वह परमानंद में चिल्लाया, मिल गया। अरे क्या मिल गया? एक रास्ता है।
बिल के होंठ कांप रहे थे और उसने पीछे की ओर इशारा किया। मुझे याद है कि खदान की एक शाखा है। हम वहां से खोदेंगे, इस विशाल चट्टान के चारों ओर जाएंगे और फिर वापस खोदेंगे। तनिष्क और बाकी लोग बहुत खुश हुए। इस क्षण बिल का झुर्रियों वाला माथा सबकी आंखों में बहुत प्यारा लग रहा था। उन्होंने उसे बेकार में नहीं बचाया था। तनिष्क और फालक ने एक ही समय में अपने सिर घुमाए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। अब जब उनके पास एक रास्ता था तो उन्हें इसे जल्दी से लागू करना था। उनके लिए समय ही जीवन था। बिल ने जिस जगह की ओर इशारा किया था वह अभी भी कुछ दूरी पर थी, इसलिए उन्हें थोड़ी देर के लिए वापस चलना पड़ा। हालांकि जैसे ही वे एक कोने को मोड़ने वाले थे, तनिष्क के कान फड़के और वह चौंका। कोई हमारा पीछा कर रहा है। लंबी सुरंग मोड़ और घुमावों से भरी थी। कोई भी आवाज़ चारों दिशाओं में फैलती और गूंजती थी। जब तक किसी के कान पर्याप्त तेज होते, वह दूर होने पर भी कुछ न कुछ सुन सकता था। वहाँ कोई है। फालक दंग रह गया। उसने फुसफुसाते हुए पूछा, क्या ये कोई खनिक है? हालांकि उसने कुछ सुना नहीं था, लेकिन उसे तनिष्क के निर्णय पर कोई संदेह नहीं था। ये होना चाहिए। यह एक सैनिक भी हो सकता है। तनिष्क ने केवल जमीन पर पत्थरों के लुढ़कने की आवाज़ सुनी थी। स्वाभाविक रूप से वह ये नहीं बता सकता था कि वह व्यक्ति कौन था। तार्किक रूप से कहें तो यहाँ से भागने वाले जीवित खनिकों की सबसे अधिक संभावना थी। बेशक अगर ऐसे सैनिक होते जिन्होंने तुरंत पीछा किया और भूकंप में जीवित बच गए तो ये भी समझ में आता था। अगर यह कोई खनिक है तो हमारे पास मदद करने के लिए और लोग होंगे, लेकिन हमें अभी भी पहरा देना होगा। युद्धवीर ने चारों ओर देखा और अपनी भौहें सिकुड़ीं। यहाँ का इलाका घात लगाने के लिए अच्छा नहीं है। शाखा सुरंग में प्रवेश करने के बाद केवल एक ही रास्ता था। हालांकि वातावरण अंधेरा था, मोड़ के अलावा वे जो कुछ भी देख सकते थे वह एक खुला स्थान था। इसके अलावा ये सुरंग केवल इतनी चौड़ी थी कि 3 लोग कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। यदि वे खतरे का सामना करते तो वे केवल डटकर मुकाबला कर सकते थे। घात लगाने की संभावना कम है। तनिष्क ने अपना सिर हिलाया और शांति से विश्लेषण किया। हमने पहले पत्थरों के ढेरों को धकेला था। कोई भी जो आएगा उसे एक नज़र में पता चल जाएगा कि यहाँ से लोग गुजरे हैं। फालक ने सिर हिलाया। तो चलिए यहाँ इंतज़ार करते हैं। आशा करते हैं कि यह कोई अपना ही हो। ये बस एक मोड़ था। हालांकि वे युद्ध में सीधे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन कम से कम वे दुश्मन का पता सबसे पहले लगा सकते थे। तनिष्क ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और विचारपूर्वक सहमति में सिर हिलाया। समूह ने सामने का रास्ता रोकने के लिए कुछ पत्थरों को हटाया और कुछ गंभीर रूप से घायलों को पीछे रख दिया। फिर उन्होंने चुपचाप दुश्मन के आने का इंतजार किया। धमक धमक धमक। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि कदमों की हल्की आहट सुनाई देने लगी। फालक ने भौहें सिकुड़ी और युद्धवीर के साथ नजरें मिलाईं। कम से कम 100 लोग थे। बेशक कदमों की आवाज़ से लोगों की संख्या का अनुमान लगाना सटीक नहीं था, लेकिन दिग्गजों के लिए लोगों की संख्या का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था। टिमटिमाते शीशे के पत्थर लगातार चमकदार और मंद रोशनी छोड़ रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में दृष्टि की सीमा अधिक से अधिक 100 मीटर थी। वे यहाँ हैं। सबने अपनी सांसें रोक लीं और आगे देखा। कड़क कड़क। जैसे जैसे दूसरा पक्ष और करीब आ रहा था, किसी चीज़ के टकराने की आवाज़ सुनाई देने लगी। ठीक नहीं है। फालक का दिल बैठ गया। वह इस आवाज़ को लेकर बहुत स्पष्ट था। ये सैनिकों के चलने पर आपस में रगड़ खाने वाले कवच की आवाज़ थी। टप टप टप। निश्चित रूप से भीड़ ने प्लेट कवच पहने और भाले और विशाल तलवारें लिए सैनिकों की कतारों को अपनी दृष्टि के क्षेत्र में आते देखा। चूंकि वे इस तरफ से एक दूसरे को देख सकते थे, इसलिए दूसरी तरफ भी कुछ दर्जन मीटर आगे चलने के बाद पत्थरों के ढेर को देख सकते थे। रुको। एक आदेश के साथ काली दाढ़ी वाला एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बाहर निकला। ये वही है। फालक और अन्य लोग इस व्यक्ति को जानते थे। यही वह था जिसने सबको लकड़ी के घर से बाहर खदेड़ा था। दूसरे शब्दों में, उनके पीछे के लोग वास्तव में खदान के सैनिक थे। अपनी दृष्टि पीछे की ओर ले जाने पर फ्रैक और कुछ अन्य खदान अधिकारी भी वहां थे। जब फालक और बाकी लोग भागे थे तब ये लोग खनिकों से घिरे थे और पिट रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे अंत में बच निकलेंगे। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पत्थर के बनकर की ओर आंखें सिकोड़कर देखा और अपनी तलवार निकाल ली। छिपना बंद करो और बाहर आओ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम में कुछ कौशल होगा। तुमने वास्तव में हमें ढूंढ ही लिया। इस तरह के हड़बड़ी में बनाए गए बनकर को जागरूक लोगों की नज़रों से छिपाया नहीं जा सकता था। फालक ने देखा कि दूसरे पक्ष के पास कोई तीरंदाज नहीं था। वह खड़ा हुआ और उपहास किया। तो क्या हुआ अगर हमने तुम्हें ढूंढ लिया? हाँ, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है कि हमने तुम्हें ढूंढ लिया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उपहास किया और सैनिकों को आगे बढ़ने का संकेत देने के लिए अपनी तलवार लहराई। मूल रूप से, यदि तुम चुपचाप हमारे लिए रास्ता खोल देते तो तुम अंत में बच निकलते। लेकिन अब हे, हाँ, मज़ेदार, बहुत मज़ेदार। फालक ने आसमान की ओर देखा और हंसा।
क्या तुम नहीं जानना चाहते कि हमने आगे बढ़ना क्यों बंद कर दिया? ओह, बताओ। अधेड़ उम्र का व्यक्ति शांत था। उसके चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदले। हालांकि उसके पीछे शानदार मखमल का लबादा पहने एक मोटा आदमी अधीर था। तुम इन चूहों के साथ बकवास क्यों कर रहे हो? चलो बस उन्हें मार देते हैं और जल्दी करते हैं। जल्दी, हाहा। फालिक ने अपना सिर हिलाया और हंसा। आगे का रास्ता एक विशाल चट्टान ने रोक रखा है। मुझे बताओ, हमें कितनी जल्दी करनी चाहिए? क्या असंभव? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हैरानी के शोर गूंज उठे। दूसरी तरफ के लोगों के चेहरे बुरी तरह बदल गए। वे सभी खदानों में ही अपनी जीविका चलाते थे। भले ही वे खदानों में काम न करते हों, वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि रास्ते में चट्टान आने का क्या मतलब होता है। तुम हमसे झूठ बोल रहे हो, है ना? फ्रैक सैनिकों के बीच से निकलकर घबराहट में चिल्लाया। फालिक ने अपने हाथ फैला दिए। क्या तुम्हें लगता है कि इसकी ज़रूरत है? अरे, दूसरी तरफ के लोग होश में आए। वास्तव में खनिकों के पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था। यदि आगे कोई बाधा नहीं होती तो उन्हें पता चलने पर भी कि पीछे लोग हैं, वे केवल जल्दी करते, रुककर इंतजार नहीं करते। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? फ्रैक अपने आप से बड़बड़ाया। हालांकि वह अपने सदमे से उबर चुका था, लेकिन बुरी खबर ने उसे अभी भी डरा दिया था। सैनिकों की भी यही प्रतिक्रिया थी। यदि आगे का रास्ता बंद था तो वे केवल यहाँ इंतजार कर सकते थे और मौत का इंतजार कर सकते थे। तब तक भूख, डर, बस इसके बारे में सोचना ही रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी था। टन, एक जोरदार आवाज़ और चिंगारियां निकलीं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उदासी में अपनी तलवार म्यान में रख ली। सब लोग, डरो मत। ये सिर्फ खाली बात है। चलिए पहले उन्हें मार देते हैं और फिर जाकर देखते हैं। ये बेकार है, ये बेकार है। चट्टान, क्या तुमने नहीं सुना? उनके पास हमसे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। पहले वाले मोटे आदमी ने अपने हाथ हिलाना जारी रखा। उसका चेहरा अंधेरी रोशनी में निराशा और अन्य नकारात्मक भावनाओं से भरा था। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने भौहें सिकुड़ीं। श्रीमान, उसकी बात काट दी गई। मोटा आदमी अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर पागलों की तरह चिल्लाया। मूर्ख, मूर्ख, चट्टान, हम सब मरने वाले हैं। धपाक, हर तरफ खून के छींटे उड़ गए। एक बड़ा सिर हवा में उड़ गया और रुकने से पहले 10 मीटर से अधिक तक लुढ़का। अरे, दृश्य शांत था। सबका मुंह आश्चर्य से खुला था क्योंकि वे इस नज़ारे को देख रहे थे। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने धीरे से अपने चेहरे से लार पोंछी और उस बिना सिर वाले शरीर को लात मारकर दूर कर दिया जिससे अभी भी खून बह रहा था। चूंकि तुम ये जानते हो, फिर भी तुम मुझे उकसाने की हिम्मत करते हो। मूर्ख, मोटा आदमी खदान में एक उच्च पदस्थ अधिकारी था। यदि वे बाहर होते तो अधेड़ उम्र का व्यक्ति अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन यदि यह एक बंद रास्ता था तो सैनिकों के कमांडर के रूप में वह निस्संदेह सबसे आधिकारिक व्यक्ति था। भले ही उसने फालिक को मार डाला, किसे पता चलेगा? वास्तव में यदि वह बाहर निकल पाता तो इन सैनिकों के अलावा खदान के उच्च अधिकारियों को निश्चित रूप से मार दिया जाता। जो कोई भी सैनिकों का मनोबल गिराएगा उसे बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की हत्यारी आभा ने सैनिकों को चौंका दिया। उसने अपनी तलवार लहराई। मारो! फालिक के चेहरे के हाव भाव बदल गए। वह आह भरे बिना नहीं रह सका। आखिरकार इससे बचा नहीं जा सका। युद्धवीर, देवांश, तुम और मैं अग्रिम पंक्ति की रक्षा करेंगे। बाकी सब हमला करेंगे। खदान सनकरी थी। 3 सैनिक एक कतार में आगे बढ़े। जल्द ही दोनों पक्ष एक दूसरे के करीब थे। फालिक की रक्षा पंक्ति निस्संदेह मजबूत थी। उन तीनों के पास प्रेरणा इम्पेट्स थी। देवांश और युद्धवीर शुरुआती स्तर के योद्धा थे। दूसरा मध्यवर्ती था। फालिक एक मध्यवर्ती योद्धा था। अपने कवच की आड़ में उसे इन साधारण सैनिकों पर बहुत बड़ी बढ़त हासिल थी। उनके पीछे अन्य लोग भी थे जो समय समय पर हमला करने या बचाव करने में मदद करते थे। इस तरह के हमले और बचाव में दोनों पक्ष गतिरोध में थे। फालिक के पक्ष को थोड़ी बढ़त हासिल थी, लेकिन ये स्थिति ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली थी। फालिक और अन्य सभी सुबह की लड़ाई और बाद में आए भूकंप से भारी घायल थे। ये युद्धवीर के लिए विशेष रूप से सच था। उसका हाथ, जो एक पल की बोरियत के कारण टूट गया था, अभी भी हवा में बेजान लटक रहा था। अधेड़ उम्र का व्यक्ति तब चौंक गया जब उसने प्रेरणा की चमक देखी। इन साधारण चूहों के पास प्रेरणा थी। उनके कुशल युद्ध कौशल को देखकर उसे एहसास हुआ कि ये कुदाल चलाने वाले खनिक नहीं थे। वे स्पष्ट रूप से अनुभवी योद्धा थे जो सैकड़ों लड़ाइयों में जीवित बचे थे। अरे, ये लोग इतने जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना माथा छुआ। लानत है, क्या ये वही लोग नहीं थे जिन्होंने सुबह खदान का दरवाज़ा तोड़ा था? फालिक और अन्य लोगों ने जो किया उसके बारे में सोचकर अधेड़ उम्र का व्यक्ति आग बबूला हो गया। वास्तव में उन्होंने सुबह ही मदद मांगने के लिए लोगों को भेज दिया था। जब तक वे थोड़ी देर और टिके रहते, खदान ठीक रहती। लेकिन जब दरवाज़ा टूटा तो सब कुछ खत्म हो गया।
ची उसकी बांह से लाल युद्ध आभा रेड कॉम्बैट और आग फूटी जो आग की लपटों की तरह उसकी तलवार को ढक रही थी और उसके पूरे शरीर में फैलकर एक कवच बना रही थी। रास्ते से हट जाओ, एक धीमी दहाड़ के साथ अधेड़ उम्र का व्यक्ति भीड़ के बीच से तेजी से निकला। इस तरह की युद्ध आभा स्वाभाविक रूप से ध्यान खींचने वाली थी, लेकिन फालक और अन्य लोगों ने दुश्मन को मारने पर ध्यान केंद्रित करने से पहले केवल एक पल के लिए इसे देखा। उन्होंने दुश्मन को मारने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। लानत है, खुद को कमतर आन के जाने पर अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने गाली दी और अपने कदम तेज कर दिए। कुछ सैनिक जो समय पर हट नहीं सके, वे सीधे तौर पर टकराकर दूर जा गिरे। जब वह अग्रिम पंक्ति से लगभग 10 मीटर दूर था, तभी अचानक एक सिहरन अचानक छा गई। अधेड़ उम्र का व्यक्ति चौंक गया। उसने अचानक ऊपर देखा और अपने सामने एक प्रेत जैसी काली आकृति देखी। ये कैसे हो सकता है? मार्ग की चौड़ाई अपेक्षाकृत संकरी थी और ऊंचाई बहुत अधिक नहीं थी। देवांश जैसे हटे कटे व्यक्ति के लिए वह ऊपर से केवल कुछ ही दूरी पर था, लेकिन इस छोटे से अंतराल में वास्तव में एक व्यक्ति छिपा था, और नीचे से गुजरने वाले दर्जनों सैनिकों ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। सुन, एक खूनी रोशनी जो हवा में एक मोमबत्ती की तरह कमजोर लग रही थी, अचानक प्रकट हुई। इतने भयानक छलावरण, इतनी कम दूरी और इतने तेज हमले के साथ अधेड़ उम्र का व्यक्ति स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया नहीं दे सका। वह केवल यह आशा कर सकता था कि उसकी प्रेरणा का कवच इस हमले को रोक सके, लेकिन वह जल्दी ही निराश हो गया। हालांकि खूनी रोशनी कमजोर लग रही थी, लेकिन वह बेहद भेदने वाली थी। मोटे प्रेरणा कवच को खूनी रोशनी ने एक पतले पर्दे की तरह भेद दिया और उस आदमी की गर्दन तुरंत ठंडी पड़ गई। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हिलने की हिम्मत नहीं की। उसने देखा कि काली आकृति जमीन पर उतरी, मुनी और उसके पीछे आ गई। अहम अहम, सब रुक जाओ। मुड़ो और भगवान की ओर देखो। हे प्रकाश के देवता, अहम अहम, सब लोग रुक जाओ। मुड़ो और भगवान की ओर देखो। प्रकाश के देवता, अरे मेरा थोड़ा सम्मान करो। इतनी देर तक दीवार से चिपके रहना थका देने वाला है। क्या तुम वाकई एक अजीब सन्नाटा चाहते हो? सैनिकों ने कमांडर के पीछे खड़े काले कपड़े पहने युवक को बिना कुछ कहे हक्के बक्के होकर देखा। यह आदमी कब प्रकट हुआ? स्तब्ध सैनिकों की तुलना में फालक और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि लड़ाई छोटी थी, लेकिन सनकरे वातावरण के कारण यह अधिक तीव्र थी। हालांकि उन्होंने उल्लेखनीय परिणाम हासिल किए थे और दर्जनों सैनिकों को मार डाला था, लेकिन रक्षा की पहली पंक्ति अब और नहीं टिक सकती थी। देवांश की बांह कट गई थी। यदि वह जल्दी से नहीं हटता तो उसकी पूरी बांह यहीं रह जाती। युद्धवीर की हालत और भी खराब थी। चूंकि उसके पास बाएं हाथ का सहारा नहीं था, इसलिए उसके पेट में चोट लग गई थी और उसे भारी घायल सैनिकों के पीछे भेज दिया गया था। तनिष्क ने सही समय पर कार्रवाई की थी। यदि वह थोड़ा भी देर से आता तो फालक, जो संघर्ष कर रहा था, उसे दूसरी पंक्ति में पीछे हटना पड़ता। उस समय उन्हें फिर से भारी हताहत होना पड़ता। रुको, कमांडर को छोड़ दो और हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। सावधान रहो। विविध धमकी भरी चिल्लाहटों के बीच तनिष्क का शरीर सांप की तरह तेजी से मुड़ा। उसने अधेड़ उम्र के व्यक्ति का कंधा पकड़ा और पल भर में जगह बदल ली। धपाक, एक दबी हुई कराह के साथ एक भाले ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति की छाती को छेद दिया। यदि उसका युद्ध ऊर्जा कवच सक्रिय नहीं होता तो यह प्रहार उसकी आधी जान ले लेता। तनिष्क की आंखें ठंडी पड़ गईं। उसने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को घसीटा और एक कदम आगे बढ़ाया। उसने अपना पैर उठाया और घात लगाने वाले के पेट में लात मारी। दर्द की चीख के साथ भाला उस आदमी के हाथ से गिर गया। तनिष्क ने लात मारी और धकेला। फुफकार, भाला उस आदमी के गले को भेद गया और उसे दीवार से सटा दिया। जब घात लगाकर हमला करने की बात आती है तो मैं विशेषज्ञ हूं। तुम। धपाक, तनिष्क ने अपनी दाहिनी कोहनी नीचे की और अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पीछे की कोहनी के प्रहार को रोका। समझ गया। खूनी किरण ब्लडी रेक ने अपना बायां हाथ उठाया और उस आदमी के गले को कसकर पकड़ लिया। फिर उसके दाहिने हाथ में खंजर हल्के से उछला और गिर गया। इसने युद्ध ऊर्जा कवच को आसानी से भेद दिया और सीधे अधेड़ उम्र के व्यक्ति की जांघ में जा घुसा। क्या ऐसा ही है? अधेड़ उम्र के व्यक्ति का शरीर बुरी तरह कांप उठा और वह चिल्लाने लगा। क्या तुम समझे? यह अज्ञात था कि यह व्यंग्यात्मक टिप्पणी मृत हमलावर पर थी या उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर जिसने स्थिति का फायदा उठाकर हमला किया था। लेकिन चाहे जो भी हो, बगल के शोर मचाते सैनिक पूरी तरह शांत थे। अभी अभी उसने पलक झपकते ही इतनी सफाई से हत्या की थी। इसने उन कुछ लोगों को चौंका दिया था जो हमला करने के लिए तैयार थे। अब हम शांति से बात कर सकते हैं। तनिष्क भाले पर झुक गया और आरामदेह लहजे में बोला, तुम कैसे चाहते हो? धपाक, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, सैनिक ने अपनी पीठ झुकाई और जमीन पर गिरने से पहले दीवार से टकरा गया। अपनी सीमाओं को जानना महत्वपूर्ण है, भाई। तनिष्क ने धीरे से अपना पैर पीछे खींचा। क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ सकते हो जो मुझसे बात करने के लिए काफी महत्वपूर्ण हो? सब पीछे हट जाओ।
फ्रैक पीछे से आया और उसने हाथ हिलाया। नहीं, एक दबी हुई चीख के साथ खूनी खंजर अधेड़ उम्र के व्यक्ति के गाल को भेद गया और दूसरी तरफ से निकल आया। मैंने यह नहीं कहा कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम चुप रहो। जैसे ही तनिष्क ने खंजर निकाला, खून के फव्वारे फूट पड़े। ओह वो! चून की दोनों तरफ से हवा लीक हो रही थी, इसलिए उसके बाद की चीखें अजीब लग रही थीं। सैनिक आमतौर पर अधेड़ उम्र के व्यक्ति का अनुसरण करते थे, इसलिए अब वे थोड़े हिचकिचा रहे थे। क्या तुम विद्रोह कर रहे हो? फ्रैक ने उन पर आंखें तरेरी और उग्र रूप से कहा, यह मत भूलो, तुम्हारे परिवार अभी भी अधिपति लॉर्ड के क्षेत्र में हैं। सैनिकों ने एक दूसरे की ओर देखा। फ्रैक का आखिरी वाक्य सुनने के बाद वे उसकी तरफ बढ़ने से खुद को नहीं रोक सके। फ्रैक ने फुफकार भरी और अधेड़ उम्र के व्यक्ति की दयनीय स्थिति को देखा। उसकी आंखों में संतोष का एक अंश चमका और उसने अपने हाथ फैला दिए। हमारे बीच बात करने के लिए क्या है? तनिष्क मुस्कुराया। बात तुम्हें आत्मसमर्पण करने के लिए है। तुम मजाक कर रहे हो। यह मत सोचो कि तुम हमें डराने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। फ्रैक ने बिना सोचे समझे मना कर दिया। मैं जानता हूं कि तुम शक्तिशाली हो, लेकिन यह मत भूलो कि हमारी संख्या तुम्हारी तुलना में 3 गुना है। बहुत बुरा हुआ तो हम सब साथ मरेंगे। वैसे भी अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तनिष्क मुस्कुराया और उसने अपना सिर हिलाया। हाँ, किसने कहा कि कोई रास्ता नहीं है? तुमने क्या कहा? फ्रैक की आंखें फटी रह गईं और वह हकलाने लगा। कोई रास्ता है। खुद को शांत करने के बाद उसने जल्दी से फ्रैक की ओर देखा और कहा, क्या वह चट्टान एक झूठ है? ये सच है। ऐसे कोई विचार मत रखो जो तुम्हें नहीं रखने चाहिए, वरना वास्तव में कोई रास्ता नहीं बचेगा। तनिष्क की लोगों के चेहरे के भाव पढ़ने की क्षमता सर्वोच्च थी। फ्रैक के भावों को देखकर उसने अनुमान लगाया कि वह सैनिकों को यहां हमला करने का आदेश देने वाला है। रुकने के बाद तनिष्क ने आगे कहा, कोई सबूत नहीं है। चट्टान मोड़ से दूर नहीं है, तुम जाकर देख सकते हो। ठीक है। फ्रैक जानता था कि स्थिति का फायदा कैसे उठाया जाए। वह तुरंत सहमत हो गया और आगे बढ़ गया। वह तनिष्क के किसी भी चाल चलने से नहीं डरता था। अगर वह पकड़ा भी गया तो अन्य खदान अधिकारी भी थे। फ्रैक के आदमियों ने जल्दी से उसके गुजरने के लिए रास्ता बना दिया। फ्रैक का दिल बैठ गया जब उसने अपनी तरफ के 30 आदमियों को देखा। उसके पास केवल 70 या 80 सैनिक थे जिनका उपयोग किया जा सकता था। अभी की स्थिति के अनुसार ये लाभ बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था। हालांकि चूंकि वह लड़ने से परिचित नहीं था, इसलिए उसने उन चोटों को नहीं देखा जो लोग छिपा रहे थे, और न ही बीच में फंसे 10 या इतने ही घायल लोगों को देखा। चट्टान पीछे की तरफ बहुत दूर नहीं थी। कुछ मिनटों के बाद फ्रैक उदास चेहरे के साथ वापस आया। वह रास्ता कहाँ है जिसके बारे में तुमने कहा था? बेशक मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। मैं तुम्हें एक पेशेवर दिखाऊंगा। तनिष्क मुस्कुराया और उसने फ्रैक को एक नज़र दी। दूसरी तरफ बूढ़ा बिल भीड़ के पीछे से बाहर निकला और उसने झुककर प्रणाम किया। खदान मालिक, तुम बूढ़े बिल हो? फ्रैक ने अपनी आंखें सिकुड़ी और उसे पहचानने की कोशिश की। बूढ़ा बिल इस खदान में 10 साल से अधिक समय से था और उसने इतने सारे खनिकों को प्रशिक्षित किया था। भले ही वह उसके चेहरे से परिचित था, फिर भी उसका कुछ प्रभाव तो था ही। तो क्या अब तुम मुझ पर विश्वास करते हो? हमारे तरीके के बिना तुम यहाँ फंस जाओगे, चाहे तुम कितने भी लोग क्यों ना हो। यदि तुम जीना चाहते हो तो तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। तनिष्क ने अवसर पाकर कहा, यदि हम अपनी जान लगाकर लड़ते हैं तो तुम्हारे पास भी कोई रास्ता नहीं बचेगा। जरूरी नहीं हम जीतेंगे, लेकिन हम अपने कुछ साथियों को खो देंगे। तनिष्क की आवाज़ बहुत आश्वस्त थी। फिर उसने आलस से कहा, और भले ही हमारे पास कोई रास्ता न हो, हम बस साथ मरेंगे। यदि कोई रास्ता होता तो तुम जैसे नीच लोगों के साथ कौन मरना चाहेगा? फ्रैक ने भौहें सिकुड़ी और आंतरिक रूप से संघर्ष किया। एक तरफ उसके मन में जीने की तीव्र इच्छा थी, दूसरी तरफ उसे धोखा दिए जाने की चिंता थी। एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने कहा, हमें चर्चा करने की जरूरत है। कोई समस्या नहीं। तनिष्क ने हाथ हिलाया, ये संकेत देते हुए कि वे जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। वास्तव में वह यही चाहता था। यह अजीब होता अगर वे मोटे खदान अधिकारी अपनी जान की परवाह नहीं करते। ओह नहीं, ओह सुनो, वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति कुछ कहने की बहुत कोशिश कर रहा था। बेशक फ्रैक को इसकी परवाह नहीं थी। वह मुड़ा और पीछे की ओर चला गया, खदान अधिकारियों से फुसफुसाकर बात करने लगा। तनिष्क ने अपने होंठ सिकुड़े और अधेड़ उम्र के व्यक्ति के कान के पास झुक गया। मैं जानता हूं कि तुमने कुछ देखा है, लेकिन ये बेकार है। वे जीना चाहते हैं, लेकिन वे सुनेंगे नहीं। वाह, क्या दुख की बात है। खैर, मैं तुमसे एक शर्त लगाता हूं। मानो या ना मानो, वे बाद में मुझसे तुम्हें मारने के लिए कहेंगे। फालिक की तरफ की स्थिति अधेड़ उम्र के व्यक्ति की नज़रों से छिपी नहीं रह सकती थी। वास्तव में यदि फालिक जीना नहीं चाहता और लड़ने पर अड़ा रहता तो वे जीत नहीं पाते।
भले ही तनिष्क पूरी ताकत लगा देता और प्रेत देह घोस्ट बॉडी का उपयोग करता, वह अकेला होता जो जीवित बच पाता। ये तो छोड़ ही दे कि क्या वह प्रेत देह के दुष्प्रभाव से बच पाता, वह अकेले सुरंग नहीं खोद पाता। अंत में वह भी यहीं मर जाता। दूसरी तरफ चर्चा में 10 मिनट से अधिक का समय लग गया था। तनिष्क को अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। उसकी पीठ सहारे के लिए भले पर टिकी थी। बेशक वह सतह पर अभी भी शांत दिख रहा था। सौभाग्य से फ्रैक और अन्य लोग आखिरकार एक निष्कर्ष पर पहुंचे। वह बाहर आया और बोला, हम आत्मसमर्पण करते हैं। बहुत अच्छे, मुझ पर विश्वास करो, तुमने एक बुद्धिमानी भरा फैसला लिया है, तनिष्क ने गंभीरता से कहा। फ्रैक की आंखें चमकीं, लेकिन हमारी एक और शर्त है। वह ये है कि, तनिष्क ने अपने होंठ सिकुड़े और हाथ हिलाया। मुझे शर्त बताने की जल्दी मत करो, मैं मोटे तौर पर अनुमान लगा सकता हूँ। खैर, पहले सैनिकों के हथियार और कवच यहाँ भेज दो। फ्रैक रुका और उसने सैनिकों की ओर इशारा किया। क्या तुमने सुना नहीं? हथियार यहाँ भेज दो। अरे नहीं, आह! धपाक! अधेड़ उम्र के व्यक्ति के सिर पर जोर से प्रहार हुआ। उसने अपना सिर कमजोरी से झुका लिया। तनिष्क ने अपना खंजर उठाया। तुम लोग जारी रखो, तुम लोग जारी रखो। सैनिकों ने एक दूसरे की ओर हिचकिचाहट से देखा। एक बार जब वे अपने हथियार और कवच सौंप देते तो वे कसाई के इंतजार में बैठे मेमने बन जाते। लेकिन हर कोई जीना चाहता था। क्या तुमने सुना नहीं? इसे सौंप दो। क्या तुम अपने प्रियजनों को नहीं देखना चाहते? यही कारण है कि मुझे गद्दारों से डर लगता है। तनिष्क ने चिंतित फ्रैक की ओर देखा और मन ही मन आह भरी। अंत में पहला सैनिक बाहर आया। उसने अपना हथियार जमीन पर फेंक दिया और अपना कवच उतार दिया। फिर दूसरा आया। जल्द ही वहां एक छोटा पहाड़ खड़ा हो गया। सूं! खूनी किरण ब्लडी रेक ने अपना खंजर लहराया। धप! अधेड़ उम्र के व्यक्ति की लाश जमीन पर गिर गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, जैसे वह किसी शिकायत के साथ मरा हो। तनिष्क ने फ्रैक की ओर अपने हाथ फैलाए और मुस्कुराया। तुम्हारी